मेरे प्रिय मित्रों, आइए 28 नवंबर 2020 भूमंज ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 77वां 1177। अगर 7 के करें तो 7 का 11 से गुणा करें तो 11×7=77। मनोविज्ञान का तीसरा दिवस, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का 36वां दिवस में आइए प्रवेश करें। महत्वपूर्ण कोई भी हम काम दिन में करते हैं और कृपा सूर्य की कृपा से। तो सूर्यदेव कितने बजे आए, कितने बजे सूर्य उदय हुआ, उगा, वह आज उदय हुआ है 6:46 में। आज कल के ही समय में क्या हुआ, उदय हुआ है, कोई इसमें कम ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अस्त में क्या हो चुका है, एक दिन कम हो चुका है। पहले 1 मिनट पहले ही क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। कल 14 मुहूर्त हुआ, 13 में होगा, 17:14 में कल हुआ, लेकिन आज 1 मिनट पहले क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। 17:13 में क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा। 6:46 में सूर्य उदय हो चुका है। 9:06 हो चुके हैं। 6:46 से 7:46, 7:46 से 8:46, 14 वहां है, 20 वहां है। 2 घंटा 2:20 हो चुका है स्थानीय समय। सूर्य उदय के होने के बाद जिस समय की गणना कर रहे हैं वो स्थानीय समय, लोकल टाइम। अगर मानक समय के हिसाब से, स्टैंडर्ड के अगर हिसाब से बात करें, मानक के हिसाब से बात करें, 6:46, 9:06 ये मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन लोकल समय जो है, स्थानीय समय जो वो है क्या है, सूर्य उदय होने के बाद प्रारंभ होता है। 2:20 हो चुके, मतलब 2 घंटे 20 मिनट में सूर्यदेव का आए हुए समय हो चुका है यहाँ पर स्थानीय में। तो आइए हम भी कुछ कर्तव्य, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, अकर्मण्य कोई हो नहीं सकता है। तो दैनिक कार्यक्रम, जो डेली रूटीन है, उसके अंतर्गत जो आने वाला मुख्य जो कर्तव्य कर्म है, स्वाध्याय। तो आइए स्वाध्याय में प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग होते हैं। पहला भाग को हम पाठ्यचर्या कहते हैं, करिकुलम। किस संस्था के द्वारा नहीं, अपने द्वारा जो प्रश्न आते हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं, उसमें से हमारा जो मन के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसमें आता है। और ये पाठ्य चर्चा जो सिलेबस है वो किस संस्था के द्वारा, वो हो सकता है हमारे लिए उपयोगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि साधन का काम करेगा। लेकिन ये क्या होता है, हमारे मन का उपचार करने के लिए अनिवार्य होता है। पाठ्यचर्या, करिकुलम। तो आइए पहले भाग, पाठशाला के पहले भाग को लेते हैं, उसके बाद दूसरे भाग को लेंगे। पहले भाग में हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आज जो मुख्य टॉपिक, मेन जो टॉपिक होगा, मुख्य जो प्रकरण होगा, उसमें हम मुहूर्त को थोड़ा समझने का प्रयास, प्रहर क्या होता है, संध्या क्या होती है, थोड़ा इस बात का जिक्र करेंगे। सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब जो अनिवार्य विषय हो जाएगा। तो ये अनिवार्य विषय है थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पर हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी मतलब कोई कंप्यूटर संगणक जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, उसके बाद बात नहीं करेंगे आज, बिल्कुल बात नहीं करेंगे आज हम। जो इसमें जो मुख्य विषय, क्योंकि पाठ्यचर्या का मतलब क्या ही तो है, ये हमने इसको अलग भाग इसलिए करा पाठशाला का कि यहाँ पर जो आवश्यक पड़ेगा वो उसकी हम बात कर देंगे, जो हमें महत्वपूर्ण लगेगा उस पर हम बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण हो जाता है मुहूर्त, और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, मुहूर्त में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आ जाता है ब्रह्म मुहूर्त। फिर प्रश्न आ जाता है प्रहर क्या होता है, ये संध्या करते हैं, क्या मतलब होता है इन चीजों को, थोड़ा इन पर कुछ विचार करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं।
कुछ अलग वही करे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, कुछ मतलब समझने का उसका प्रयास, आखिर उसकी क्या वैज्ञानिकता उसमें है, क्या उसकी ऑथेंटिक, क्या प्रमाणिकता है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो मुहूर्त को समझेंगे। अब मुहूर्त क्या होता है, पहले तो ये समझ में नहीं आता कि मुहूर्त है क्या। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो कह देते हैं, लेकिन आखिर होता क्या है, क्यों उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा, उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों पड़ा। और भी तो नाम पड़ सकता है, और मुहूर्त भी तो रख सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों रखा। मुहूर्त कितने होते हैं, कितने, एक मुहूर्त कितनी समयावधि का होता है। फिर आता है प्रहर। प्रहर क्या होता है, कितने होते होंगे प्रहर, कितने मिनट का होता होगा प्रहर। कहते थे कि सुबह उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, उठो। क्यों 4 बजे उठना है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है, इसको समझने का प्रयास यहां पर करेंगे। मुहूर्त मतलब क्या है, एक समय, कालखंड, काल को हम मुहूर्त कह सकते हैं। अब मुहूर्त कितने, 30 मुहूर्त होते हैं। कितने मिनट का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। एक अहोरात्र में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे का दिन होता है, कितने घंटे का रात होता है, आमतौर पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है औसतन, लेकिन उसमें कम ज्यादा हो जाता है कभी। जैसे आजकल दिन छोटा हो रहा है तो रात बड़ी हो रही है, तो ऐसा भी होता है, कभी दिन बड़ा हो जाएगा तो कभी रात बड़ी हो जाएगी, कभी दिन छोटा, कभी तो 6 महीने में ये चलता रहता है। तो लेकिन औसतन कहेंगे तो 12 घंटे का मान लेते हैं। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, तो एक मुहूर्त को कितना समय मिलता है, 48 मिनट मिलता है। 48 गुणा, यानी कि 48 मिनट को अगर हम गुणा 30 से करते हैं तो उसका जो जितने मिनट आएंगे, कितने मिनट आते हैं, 1440 मिनट आते हैं। और ऐसे ही अगर हम 24 को गुणा करते हैं 60 से, तो उसका जो मिनट आएंगे वो भी इतने ही आएंगे, 1440 मिनट आएंगे। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त की बात क्यों करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ये जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो है, उसको समझने से पहले एक बात हमें महत्वपूर्ण समझनी होती है। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और हमें 24 घंटे में हमें 8 दिन 24। हमने कहा था कि एक व्यक्ति अगर पूरा उसको जीवन अगर 60 वर्ष का मिलता है, तो 60 वर्ष में 20 वर्ष क्या है, विश्राम में, नींद में गवाता है, नींद में व्यय होता है। अगर 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से दर से अगर सोता है तो। अब 8 घंटे हम सोते हैं, अगर 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं, 10 घंटे सोए, 12 घंटे सोए, तो भी उसके बाद 12 घंटे सोने के बाद भी हमें आराम, हमें हमारे शरीर में पूरी शरीर दर्द कर रहा, पूरे मन से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई, हम बेचैन हम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या रोग है, क्या डाइजेस्टिव है, कि हम क्यों इतने 12 घंटे सोने के बाद पूरा एक दिन के हिसाब से कहें तो 12 घंटा का दिन हो जाता, तो एक दिन पूरे मतलब आधा एक और रात का आधा दिन हम पूरे सोने में गवा रहे हैं, फिर भी हमें बेचैनी होती है। 10 घंटे सो रहे हैं फिर भी हमारे बेचैनी, फिर भी हमें बेचैनी होती, फिर भी हमारे शरीर में थकान जैसा महसूस होता है। क्या कारण है, क्या 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद हमारा शरीर को रिलैक्स मिल जाना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है। क्या 10 घंटे सोना 12 घंटे सोना अनिवार्य है, कितना घंटे अनिवार्य है सोना। तो
और पूरा जीवन का जो हमारा शेड्यूल, जो हमारा जो पार्टी की जो हमारा जो हम बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो पूरा का पूरा किस को केंद्र में रखकर हम वो शेड्यूल सारणी टेबल बनाना चाहिए। अपने दैनिक शेड्यूल को बनाना चाहिए। किस चीज को ध्यान में रखते हुए, किस चीज को ख्याल में रखते हुए हमें उस शेड्यूल को, अपनी जो दैनिक दिनचर्या जो है उसको हमें बनाना चाहिए। दैनिक जो कार्यक्रम है उसको रखना चाहिए। कौन केंद्र में होगा, कौन सा मुहूर्त, मतलब कौन सा कालखंड को केंद्र में रखकर हमें अन्य कार्यों को, अन्य कामों को हमें रखना चाहिए उसके सापेक्ष। उसको जानने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण जाननी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, अर्थात जो क्या है और कैसे है, व्हाट और हाउ, कैसे इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम कहते हैं वैज्ञानिक, उनको कहते हैं साइंटिस्ट। जो केवल जानकारी के लिए, जो शोध करते हैं, जो खोज करते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, जो जीवन से कुछ मतलब प्रकृति के पूर्ण तत्वों को, मिस्ट्री को जानने का प्रयास करते हैं, उनको हम वैज्ञानिक कहते हैं, उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे, और हम इतना भी जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मनीषी, जो बड़े लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठो भाई, प्रातः काल उठना चाहिए, प्रातः वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसका क्या कारण है, इसको वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक तल पर समझेंगे तो और ज़्यादा ख्याल में आएगा, तब जाके समझ में आएगा कि योगी जो हैं, भक्तगण जो हैं, हमसे कहते हैं कि सुबह उठो, क्या कारण है, इसको जानने का प्रयास। उससे पहले वैज्ञानिक तथ्य को समझें। इसकी तथ्य क्या है, ध्वंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, उसको समझें। इसकी वैज्ञानिकता क्या है। इसकी वैज्ञानिकता यह है कि हम चाहे 12 घंटे सोएं, फिर भी हमारे शरीर में बेचैनी हो रही, तो उसका मतलब हमें ना समझी का, हम ना समझी कर रहे हैं, हमें कुछ बात ख्याल नहीं है, कुछ नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहे। तो 12 घंटे हमें आराम मिल जाना चाहिए शरीर को, लेकिन नहीं मिल रहा है, हराम हो गया है। तो तुम 12 घंटे सो, उतना बहुमूल्य नहीं है। बहुमूल्य है कि जब हम रात्रि को सोने जाते हैं तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है। हमारे शरीर के जो है तापमान की एक सीमा है, 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री से लेकर के 110, यानी कि 12 डिग्री में हमारा क्या रहता है शरीर। इससे कम ना कम ज्यादा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्राण पकड़ उठेंगे जी। तो एक हमारी एक डिग्री है, एक हमारी सीमा, एक लिमिटेशन है, इससे न कम न ज्यादा। लेकिन जब हम रात्रि को विश्राम करने जाते हैं तो 2 घंटे के ऐसा वक्त होता है जिस समय हमारा शरीर का तापमान 2 घंटे कम हो जाता है। 98 से 2 कम हो जाएगा, 2 डिग्री कम हो जाता है। वो जो 2 घंटे होता है वही बहुमूल्य होते हैं हमारे निद्रा के। उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हमने क्या किया, उसमें कोई व्यवधान किया, वो हमारा पूरा जीवन पर, पूरा दिन पर निर्भर करेगा, पूरा दिन को बनाएगा वो। अभी 2 घंटे जो है, ये तापमान किस समय गिरता है इसका ख्याल, इसका जो तापमान गिरता है वो उसका जो समय है 2 से 3, 3 से 4, या 3 से 4, 4 से 5, या 4 से 5, 5 से 6। ये जो श्रेणी जो दिया हुआ है 2 से लेकर के 6 बजे के बीच में कोई भी 2 घंटे में शरीर का तापमान 2 डिग्री कम हो जाएगा। उस समय हम औसतन जो मुख्य है वो 4 बजे होता है, और इस 4 बजे को ही हमने क्या कहा, मुहूर्त कहा और ब्रह्म मुहूर्त कहा। मुहूर्त के अंतर्गत जो 30 मुहूर्त कह रहे उसमें ब्रह्म मुहूर्त कहा, क्योंकि 4 बजे से हमारा तापमान गिरेगा। अब उस समय अगर हम सोए हैं तो भी आनंदित हैं, तो भी अब कोई विशेष नुकसान होने वाला नहीं है। उसमें अगर हम जागे हैं, तो जागे हुए मतलब कुछ ऐसा काम, प्रार्थना पूजा इत्यादि हम कर रहे हैं, आराम ध्यान कर रहे हैं, उस समय भी क्या होना है, लाभ होना है। क्यों? क्योंकि जिस समय शरीर का तापमान गिरता है उस समय जो 4 बजे का जो हम समय बता रहे हैं, उस समय हम परमात्मा के अधिक से अधिक निकट होते हैं। और जिस समय वही एक वर्तुल शाम को अगर 4 से 6 करें, 4 से 6 की अगर बात करते हैं तो वही क्या होगा, परमात्मा से सर्वाधिक दूर होने की वह समय है। 4 सुबह की, प्रातः 4 बजे से 6 बजे का जो समय है वो क्या है, परमात्मा के हम अत्यधिक निकट होते हैं।
और रात्रि के इनके शाम के 4 से 6 बजे तक हम सर्वाधिक दूर हम होते हैं परमात्मा से। उस समय हम जो काम करेंगे यही 2 घंटे पर आगे पूरे दिन को काम करेगा। पूरे उस पर उसके तल पर बुनियाद वही है, बेसिक वही है। तो इस समय हमें क्या करना होता है? प्रार्थना करना होता है। इस समय हम केवल हमें क्या होना, आनंद हमें होना होता है। कुछ कोई विशेष कर्म भी हमें नहीं करना होता है। ऐसा कर्म करना होता है जिसमें क्या हो, भावपूर्ण हो, प्रार्थना हो। इस समय हम जागें, इस समय हम ध्यान करें, इस समय हम कुछ निवेदन अगर परमात्मा से करें, कुछ बातें अगर परमात्मा से हमें साझा करनी है, मेरे उसको निवेदन अगर हमें करना है, वही प्रार्थना है। प्रार्थना क्या, यही तो है, कुछ निवेदन, कुछ बातें देना, समर्पण कर देना, उसको सरेंडर कर देना, भेजना, संदेश, मैसेज अगर भेजना चाहते हैं इस वक्त अगर हम देते हैं, क्योंकि उस समय परमात्मा के अत्यधिक निकट होते हैं, उस समय जो हम बात करेंगे वो वहां पहुंचते हैं, उस समय बात पहुंच जाती है। तो इस समय हमें कैसा कार्य करना है? इस समय हमें प्रार्थना, पूजा, ध्यान, इस तरह उस कार्य हमें करना है। अर्चना, उपासना, एक शब्द आपने सुना है, उपासना माने होता है उसके पास, उसके समीप बैठना। उप माने पास, उपासना जो है, उपधन आसन, आसन नाम सुना है। आसन माने होता है बैठना। आसना में एक आ शब्द में ना में आ लग गया तो इसलिए उपासना बन गया, और उसके और उप माने हो गया उसके पास बैठना, पास बैठना। उप माने उसके पास और आसन मतलब बैठना, तो उसके पास बैठना, अर्चना, भक्ति, ये हमें उस समय करना चाहिए। इसलिए हमें कहते हैं कि सुबह उठो। क्यों? उसमें हमें 2 बातें हमें ख्याल रखनी है। अगर उसमें जो हमारा जो असली जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है वो 2 घंटे पर निर्भर करता है। अगर हम 2 घंटे अगर हमने विश्राम किया, उस समय कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, मतलब प्रार्थना पूजा कर रहे हैं, ये भी कुछ ऐसा कार्य नहीं है। इसमें हम जैसे जो दैनिक कार्य करते हैं, वो प्रार्थना कोई कार्य थोड़ा है, वो कार्य नहीं है। उसमें हम अपने इतने आनंदित हो रहे थे कि वो कार्य जैसा नहीं होता है। तो इस समय हमें क्या करना, उठना होता है। इसको भी हम प्रातः वेला कहते हैं। इसमें हमें उठना होता है। उसमें मतलब जो हम दैनिक जो हम सांसारिक कार्य करते हैं उसको कार्य को हमें नहीं करना होता है। ये हमें ख्याल रहना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर 4 बजे का जो हमारा उठता है, तो आप किसी का हो सकता है कि 2 से 3, 3 से 4 हो सकता है, इसमें गिर रहा हो। किसी का हो सकता है 4 से 5, 5 से 6, किसी का 3 से 4, 4 से 5 हो रहा हो। तो ये इन 3 जो श्रेणी है इसमें हो सकता है, 2 से 6 बीच के बीच में हो सकता है। इनकी 2 से 3, 3 से 4, ये 2 घंटे में हो सकता है। किसी का तापमान गिरा हो, शरीर गिरता हो, 2 डिग्री शरीर गिरता हो। इस समय हमें पूरे शरीर को, हमारा शरीर ठंडा शीतल पड़ जाता है, उस समय पूरा रिलैक्स हमें हो जाना चाहिए। तो ये 2 घंटे क्या है, पूरे इस 2 घंटे को केंद्र में रखते हुए हमें अपने दैनिक कार्य का हमें शेड्यूल हमें तैयार करना चाहिए। कोई भी हमें दैनिक काम करना है तो इसको ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। यही क्या है, ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए इसको हमने ब्रह्म मुहूर्त कहा। और किसी का हो सकता है 2 से 3, 3 से 4, किसी का हो सकता है 3 से 4, 4 से 5 हो सकता है, किसी का 4 से 5, 5 से 6, ये 2 घंटे हो सकते हैं। लेकिन 2 से 6 के बीच में तापमान गिरता है। जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि 2 घंटे हमारा शरीर का तापमान गिर जाता है। तो ये बात है कि तो इस समय हमें क्या करना है। और यही शाम के टाइम में अगर 4 से 6 होगा तो वहां पर हम परमात्मा के अत्यधिक दूर होते हैं। तो वहां पर भी हमें क्या करना है, वहां पर भी हमें प्रार्थना पूजा करनी है। तो 4 से 6 बजे और सुबह भी 4 से 6 बजे हमें क्या करनी है, प्रार्थना पूजा करनी है। वहां पर अगर कुछ अगर बात हम साझा करना चाहते हैं तो उसमें क्योंकि नजदीक है तो उसमें वो बात पहुंच जाती है, वो मैसेज पहुंच जाता है। बस वहां पर सूचना, संदेश, खबर पहुंच जाती है परमात्मा से। कोई भी निवेदन अगर हम करेंगे तो वो पहुंच जाएगा। इसलिए ये क्या है, अनिवार्य है कि हमें प्रातः ही हमें उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त के लिए आप कोई 4 बजे ही हो सकता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है। क्योंकि जो हमारा जो तापमान जो 2 डिग्री में जो हमारा जो 2 डिग्री जो कम होगा और 2 घंटे के लिए जो होगा वो किस समय हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4 किस समय हो रहा है, ये हमें खोज करनी होती है। क्योंकि हम अगर 2 घंटे भी अगर आराम कर लिया है, विश्राम अगर हमने कर लिया तो हम तरोताजा हो जाते हैं। क्योंकि 2 घंटे में क्या होता है, 2 घंटे में इतना हम
उसमें हम नहीं रह जाते, चेतना भी उसमें नहीं रह जाती, शून्य हो जाता उसमें 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए हमारा शरीर तापमान नीचे गिर जाता है, तो उसका मतलब हम उसमें हमारा तो उसमें हम नहीं रह जाते, चेतना भी नहीं रह जाती है। चेतना का 98 से 110 12 डिग्री वो भी नहीं जाती है। उस समय हम 2 घंटे में क्या था, पूरे शरीर हमारा रिलैक्स हो जाता है, आराम हमको मिल जाता है। तो इस समय हमें क्या करना है, ये चीज को ध्यान रखते हुए हमें अपना दैनिक कार्यक्रम शरीर तैयार करना है। और ये 2 से 3, अगर किसी व्यक्ति का 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, तो ठीक है, 4 बजे उसका आराम से उठ जाएगा, 4 बजे क्या करने से उठ जाना है। लेकिन नंबर 2 बात हमें ख्याल रखनी है। अब यहाँ पर हमें जब तापमान गिरता है, इसका जो मध्य जो है वो 4 बजे है। कितना है? 4 बजे। और ब्रह्म मुहूर्त की हम गणना करते हैं 3:40 से। हम कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 3:40 से प्रारंभ हो जाता है और 48 मिनट, 3:40 और 48 कितना होता है, यानी कि 4:24 तक 40 हो गया, 3:40 20 मिनट वहां बचे, और 20 4 24 28 तो करीब 4:30 करीब हो जा रहा है। तो 3:40 से 4:28 ये जो समय, ये क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का ये समय है, यानी कि 3:40 से 4:28, 20 40 और 8 28, यानी कि 8 जुड़ा तो 28, वहां 28 हो गया और वहां 48 हो गया। तो 20 20 प्लस 8 तो 48 मिनट। ये 48 मिनट का मुहूर्त है, ये ब्रह्म मुहूर्त है। अब उसमें ठीक मध्य में 4 आ रहा है, ये अगर हमारा हो चुका है, तापमान गिर चुका है, तो इसी समय हमें क्या हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो चुका है, इस समय हमें क्या जाना है, जाग जाना है। अब देखो ना, किसी का अगर 4 बजे हो रहा है तो उसे 4, अब देखो किसी का व्यक्ति 2 से 3, 3 से 4 बजे हो रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त भी क्या है, 4:28 तक है, 4:28 तक है। अब ये क्या करेगा, 4 बजे अगर उठेगा, और उठना क्या है, कोई कार्य नहीं करना है, उसमें क्या करना है, भाव, उसमें कुछ निवेदन करना, कुछ प्रार्थना करनी है, कुछ और काम जो दैनिक किसी कार्य पढ़ना शुरू नहीं हो जाना, पढ़ना ये काम नहीं करना, ये जो सांसारिक कार्य, ये कार्य नहीं करने। क्यों? क्योंकि उस समय हमें ऐसा कार्य करना है जो हमारे शरीर को क्या करे, आराम दे, ऐसा कार्य करना होता है। तो पहला जो प्रहर होता है, हमारा चेतना जो है, चार प्रहर मुख्य हमारे होते हैं इसमें। चार प्रहर, अंतिम चौथे प्रहर में हमें क्या होता है, जाग जाना होता है। और अंत जो प्रहर है वो 4 बजे होता है। तो हम ये बता रहे कि 2 से 3 और 3 से 4 जिसका है, तो 4 बजे अब इस चीज में क्या है, तापमान गिर रहा है, तो उस समय हमें क्या करना है, कुछ ऐसा काम, ऐसा भाव करना है कि हमें बिस्तर में रहकर भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमें उठना है। तो उस समय हमें क्या करना है, कुछ निवेदन करना होता है, उसमें परमात्मा का हमें क्या करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है, निवेदन करना है, उसे मिल जाना है। बिस्तर में आराम से उसको हम कर सकते हैं, उससे भेंट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, कुछ निवेदन कर सकते हैं। जैसे फोन में हम बात करते हैं ना, ऐसे परमात्मा से बात कर सकते हैं। ये समय है महत्वपूर्ण। मत दैनिक कार्य नहीं करना और कार्य नहीं करना है, लेकिन बिस्तर में होकर के उसमें हमें उठ जाना है, तो उसमें उसे संवाद करना है। तो जैसे ही 4 बजे हमारा हो जाता है, 2 घंटे का समय वक्त हो जाता है, उसका तुरंत जाने का हमें स्नान इत्यादि जो दैनिक कार्य है उसमें हमें जुड़ जाना चाहिए। लेकिन मुख्य यहाँ पर बात आती है, अब किसी का 2 से 3, 3 से 4 है, किसी का 3 से 4, 4 से 5 है, तो उसके लिए उसको उठ तो जाना है, वही इसी जो समय जो तापमान गिर रहा है, इसी समय उठ जाना है। लेकिन कार्य कौन सा करना, ये महत्वपूर्ण होता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें काम जो करना वो ऐसा वाला काम नहीं करना जो पढ़ने वाला काम हो, ऐसा काम करना है जो क्या हो, हमें शांत करे, निर्विचार में जो ले जाए, ऐसा हमें काम करना है।
तो पहले प्रहर में मस्तिष्क में, दूसरे प्रहर में कंठ में, तीसरे प्रहर में हृदय में, चौथे प्रहर में नाभि में हमारे क्या होते हैं, नीचे हम उस पर हम केंद्रित हो जाते हैं, केंद्र पर। और जिसमें तापमान गिरता है 2 घंटे जो तापमान गिरा, ये उस समय ये सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। अगर उस समय हम होश पूर्वक हैं तो यही समाधि अवस्था कहलाएगी। तो हमें जब ये 2 डिग्री जो 2 घंटे शरीर का जो तापमान गिर रहा है, 2 डिग्री गिर रहा है, इस समय हम इसको में सुषुप्ति में भी हमें फायदा ही है और समाधि में भी हमें फायदा है। सुषुप्ति और समाधि में केवल अंतर यही है, पतंजलि कहते हैं कि जो सुषुप्ति में जो होता है, हम उसमें क्या होते हैं, बेहोश हम होते हैं। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति है, वो भी तो बेहोश है, वो भी विचारहीन की अवस्था होगी। और समाधि में क्या है, निर्विचारशील की अवस्था है तो नहीं अवस्था भाई। तो उसको हम पूर्ण समाधि में पूर्ण होशपूर्वक हम होते हैं, वहां पर हम सुषुप्ति में बेहोश हो जाते हैं, चेतना ही रह जाती है। भक्त का हो गया, और वो मदिरा जो है उसका सेवन मस्त हो गया, उसमें वो मदिरा पान किया, बस विचारहीन हो जाओ, शराब का सेवन करो। ऐसे परमात्मा भी शराब, भक्ति, भजन, प्रार्थना, आरती में अगर हम हो गए, मस्त हो गए, उपासना में मस्त हो गए, तो वो भी शराब का वही है, मदिरा। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है, एक बेहोशी, एक होश। समाधि में हम क्या होते हैं, हम होशपूर्वक होते हैं, और सुषुप्ति में हम बेहोश होते हैं, हमें कोई होश नहीं होता है, हम विचारहीन होते हैं, वहां पर निर्विचारशील होते हैं। ये 2 अवस्था होती है। और दूसरा एक बात हमने और यहाँ पर हम चर्चा करना अनिवार्य है कि हमें रात्रि को थोड़ा हमें जल्दी हमें जाना है सोने के लिए, और रात्रि की जो हम अंतिम काम करेंगे वही अगले दिन क्या होगा, पहला काम होगा। ये हमें ख्याल रखना है, और इस बात को ख्याल में रखेंगे तो ये ख्याल में रखते हुए हमें ये भी ख्याल रखना है कि अंतिम जीवन का जो हमारा होता है, जब अंतिम समय होता है, जब हम यहाँ पर कपड़े का बदला करते हैं, मतलब बदलते हैं, चेंज करते हैं कपड़े में कपड़ा, यानी कि शरीर का जब यहाँ से आत्मा में कहते हैं, हम चेतना जो है इसे हम बदलते हैं यहाँ से, इसका भी एक समय है, इसको बदलते हैं। तो उस समय भी हमारा अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में हमारा पूरा जीवन का जो अंतिम हमारा काम है वो आगे के जीवन पर निर्भर करेगा। जैसे रात्रि को हम अंतिम काम करते हैं, वो अगले दिन काम करता है, ऐसे हमारा अंतिम समय जो है वो बहुमूल्य होता है कि हम क्या कर रहे हैं उस समय, और वो किसी समय भी आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, निरंतर हमें तैयारी ऐसे रखनी है, कोई भी समय आ जाए तो हम होशपूर्वक रहें। तो ऐसा हमें उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम शाम को जल्दी अगर हमें सोना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तैयारी हमें करनी होती है। हमें साइकोलॉजी में, मानसिक रूप से हमें तैयार होना होता है। कल हमें क्या करना है, उससे पहले से हमें तैयार हो जाना है। अगर 9 बजे सोना है तो 7 बजे से तैयार हो जाओ। कोई भी काम करना है तो उसमें पहले से तैयारी करनी है। कल मुझे क्या करना है उसको पहले से तैयार करो। फिर बहुत ज्यादा चेता है तो पूरा जीवन की तैयार कर लो कि हाँ मेरे को तैयार रहना है, रेडी, आई एम रेडी। कोई व्यवस्था आ जाए मैं रेडी, तैयार हूँ। किसी समय मेरे को जाना है तो परमात्मा को मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। किस समय कहोगे उस समय तैयार हूँ। ऐसे प्रतिदिन हमें क्या करना होता है, प्रति क्षण हमें तैयार होना होता है। दूसरा हमें क्या काम करना है उसकी पहले से हमें तैयारी कर लेनी है। अगर मैं 9 बजे सोना है तो 7 बजे तैयारी करना है कि हाँ मुझे जो है तैयार कर लो कि कल क्या करना है। पूरा इसकी व्यवस्था पहले से हमें कर लेनी है, पूरा रख देना है सामान, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। ये तैयार रहेगी तो अंतिम समय जब सो रहे हैं तो उस समय हमारे अंतिम विचार चलेगा, ठीक है अच्छा मैंने कल शाम किया तो मुझे फटाफट से वही काम करना शुरू कर देते हैं। पहले से हमारा मन तैयार है और शरीर उसका अनुगामी होता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो हमें और रात को थोड़ा खाना में हमें क्या करना है, अल्प खाना हमें खाना होता है। जल्दी सोना है
कम खाना खाना होता है। प्रहर की बात करें 8 प्रहर होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, आरतियां 24, संध्या भी उपासना पूजा अर्चना जो है उसी के अंतर्गत ही आती है। इन जो शब्द हैं इन पर विचार हमें करना है। मुहूर्त क्या है, प्रहर क्या है, संध्या क्या है, ब्रह्म मुहूर्त कहा, क्यों कहा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब वही होता है कि हमारा तापमान जो हमारा टेम्परेचर है उसको ख्याल में रखते हुए अपनी दैनिक कार्य शेड्यूल में तैयार करना। ये 2 बातें हम लोग को समझ ली थी। आगे आने वाले समय में बात तो करेंगे कि मुहूर्त क्या है, क्योंकि आगे ज्योतिष में तो जिक्र इसका होने वाला ही है। लेकिन फिर भी मैं क्या है थोड़ा बीच में ले आना है। जैसे पाठ्यचर्या में मैंने कहा कि कोई जो महत्वपूर्ण बात होगी उसको बीच में ले आएंगे। तो मुहूर्त वहाँ पर होता है, क्योंकि फिर आगे देखेंगे तो शुभ मुहूर्त में मंगल पढ़ने इत्यादि कार्य जो होते हैं, कोई भी काम करने के लिए हमें देखना होता है। 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त कौन कौन से, उसके नाम क्या हैं ये पता होना चाहिए। एक तो नाम पता है, एक तो ब्रह्म मुहूर्त होता है पता है, लेकिन शेष 29 मुहूर्त को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, मुहूर्त मतलब ये होता है कि शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त। मतलब एक प्रकृति के अनुकूल होता है, एक प्रकृति के प्रतिकूल होता है। अगर हम प्रकृति के अनुकूल, यानी कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, प्रकृति के गुणों में भी आपस में क्या होती है, सामंजस्य होता है। जहां पर प्रकृति के गुणों का सामंजस्य हो रहा है, अच्छे तालमेल हो पा रहा है, तो उसको हम अनुकूल कहते हैं। जहां पर प्रकृति के गुणों में ही क्या हो रहा है, अनुकूल नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य नहीं हो पा रहा, तालमेल नहीं बैठ पा रहा, उसको हम प्रतिकूल, वही अशुभ हो जाता है। वही उसको हम अशुभ कहते हैं और उसको हम शुभ कहते हैं। तो कुछ ये बात हमें देखने की, प्रकृति के गुण आपस में जब काम कर रहे हैं तो उसमें क्या बनना है, उनका कैसा संयोग बनता है, कैसा उनका तालमेल बैठता है। अगर तालमेल बैठ रहा है तो ठीक है, इसमें अगर अच्छा तालमेल बैठा है तो ये हम काम में करना चाहिए। अगर इसमें तालमेल नहीं बैठना तो इसको भी प्रकृति गुण आपस में काम कर, 3 गुण काम करेंगे। तो तीनों में अगर तालमेल बैठाना अनिवार्य होता है, समन्वय बैठाना अनिवार्य होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए कोई भी काम करना। जैसे आप उदाहरण के लिए बताते हैं कि शादी की बात करते हैं, परिणय कहते हैं, विवाह की बात करते हैं, तो विवाह भी शुभ मुहूर्त को देखा जाता है कि किस मुहूर्त में यहाँ पर प्रकृति के गुण का समन्वय तालमेल हो पा रहा है, सामंजस्य हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, ये स्थिति ठीक रहेगी नहीं रहेगी। वही शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त होता है। यही पूरा ज्योतिष की पूरी सूक्ष्म खोज यही है। आगे इस पर और विचार करेंगे, ये हमें ख्याल रखना है। संध्या का मतलब होता है संक्रमण, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, वो संध्या कहलाता है। अर्थात पहले भी मैं प्रकृति के तल पर था, आप मेरे को प्रकृति से क्या होना है, मेरे को ब्रह्म जो मूल है वहां पर मेरे को पहुंचाना, संक्रमण कर देना मेरे को अपना, वो संध्या कहलाती है। संक्रमण, संध्या का मतलब होता है कि संक्रमण होना, अर्थात एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाना, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाना, वो संध्या कहलाती है। अभी तक बहुत सारा प्रकृति तल पर काम कर रहा था, अब मैं कुछ समय ऐसा काम, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, वो संध्या कहलाता है। अब संध्या में कहते हैं कि हम जनेऊ को उंगलियों में फेरना काम करते हैं, 4 बार कहते हैं, फिर करते हैं, फिर मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो संध्या का मतलब क्या है, ये हम मंत्र क्यों इसका उच्चारण करते हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। इसकी क्या, इसमें क्या वैज्ञानिकता है, क्यों हमसे प्रौढ़ पीढ़ी हमसे क्यों कहती है, क्यों इसको हमें अपनाना है, क्यों इसको हमें धारण करना है, धरना है, धर्म के अंतर्गत आता है, क्यों इसको हमें धरना है, क्यों इसको हमें स्मरण रखना है, इसको पूरी वैज्ञानिकता पर हमें विचार करना है। संध्या का मतलब होता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, अर्थात संक्रमण। संक्रांति का मतलब भी होता है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, ये सूर्य संक्रमण कर लेता है।
सूर्योदय और सूर्यास्त से एक घड़ी पहले और एक घड़ी बाद का समय संध्या कहलाता है। तो महत्वपूर्ण हमने कहा कि कोई भी काम हम सूर्य उदय होने के बाद करते हैं और कोई भी कार्य हम जो सूर्य अस्त के बाद हम फिर उस काम को विराम दे देते हैं। फिर सुबह हम ऊपर वो प्रकृति तल पर काम जो करते हैं वो सूर्य उदय के बाद, और जो हमारे अंतर जगत होते हैं उसको मतलब शरीर को जो हमने काम किया उसको विश्राम की जो बात करते हैं, तो विश्राम के लिए हमें और रात के समय हमें मिलता है। सूर्यास्त की बात होता है, वहां पर विश्राम करना होता है ताकि अगले दिन फिर काम कर पाए। तो सूर्योदय और सूर्यास्त में एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद, यानी कि सूर्योदय में एक घड़ी पहले 48 मिनट। एक घड़ी पहले का मतलब क्या है? एक घड़ी 48 मिनट का एक घड़ी कितना है? 2.5 घड़ी का क्या होता है? 2.5 जागो और सुनो आप सभी के द्वारा 2.5 घड़ी का 1 घंटा। एक घटी 24 मिनट की, 2 घटी 48 मिनट की। जो 48 मिनट कह रहे हैं मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो 48 मिनट 2 घंटी का होता है। और 2.5 घंटी बाद में क्या होता है? 1 घंटा होता है। 2.5 मिनट का एक घंटा होता है। तो 1 घंटे पहले अर्थात 2.5 घड़ी की बात कर रहे हैं। 1 घंटी बराबर 24 मिनट पहले कह रहे हैं, मतलब सूर्योदय होने से पहले 24 मिनट पहले और सूर्य उदय होने से 24 मिनट पहले का समय को संध्या कहेंगे। सूर्य उदय जैसे हुआ, सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है? 6:46 में सूर्य उदय हो रहा है। इससे पहले जो यानी कि 46 और में अगर हम 24 माइनस करते हैं, करीब 6:12 का जो बजे के बाद जो समय 6:46 के बीच जो अंतराल है, 12 से 22, 22 से 32, 22 से 32, 32 से 42, 43, 44, 45, 46, 46 जो 14 मिनट जो हम कह रहे हैं, 24, 24, 10, 34, 34, 10, 44, 22, 22, 10, 32, 32, 10, 42, 43, 44, 45, 46। ये जो 24 मिनट का जो समय है, एक घंटी क्या है? 24 मिनट की होती है। 24 मिनट पहले जो आ रहा है, जो कह रहे हैं कि 6:22 है, 6:22 के बाद जो समय होगा, 6:22 के बाद जो समय है, 6:46 के बीच जो अंतराल है, ये जो समय वो संध्या का समय है। किसका है? संध्या का। ये संध्या का सुबह का समय। ऐसी संध्या शाम का समय होता है, तो शाम के समय में क्या होगा? 17:13 है, अर्थात 17:13 तो इससे पहले 17 से पहले 16 बजा होगा। 13 मिनट यहाँ हो चुके हैं, 13, 10, 23, 11 मिनट वहां बचे हैं। तो मतलब 11 मिनट मतलब 16:49, 16:49 से लेकर के 17:13 के बीच में जो समय है, ये समय को हम रात सायंकाल की संध्या कहेंगे और इसको प्रातः काल की संध्या कहेंगे। तो 24 मिनट की संध्या कहते हैं। तो ये संध्या है, और संध्या का मतलब संक्रमण होता है। इसमें चेतना का संक्रमण, सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, संक्रमण संक्रांति कहते हैं। ऐसे चेतना का भी संक्रमण होता है, ये बात। इसलिए 2 महत्वपूर्ण 2 संध्याएं की बात करते हैं, सुबह प्रातःकाल और सायंकाल की हम बात करते हैं। संध्या की बात हम करते हैं, संध्या हम करते हैं, उसका मतलब क्या होता है इसको जानना अनिवार्य होता है। तो ये बातें हैं। बाकी शुभ मुहूर्त क्या होता है, प्रहर क्या है, संध्या क्या है, इस पर बात आगे हम ज्योतिष में करेंगे, वहां अच्छे से समझ लेंगे। अभी केवल हमने जानकारी लिया, कुछ बातें हमें समझ नहीं होती, इसलिए हमने इस बात को लिया। अब आइए पाठशाला के दूसरे भाग में, पाठ्यक्रम में आइए प्रवेश करें। तीसरे दिवस में आइए प्रवेश करें मनोविज्ञान का, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक
प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसको व्यक्त करता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। PSY 101 किताब का नाम, पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाएं। खंड 1 है मनोविज्ञान से हम परिचय हो रहे, इंट्रोडक्शन हो रहा है। कल से हमने प्रारंभ कर दिया था, इसमें पहली इकाई को हमने समझा था। उसमें हमने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, चेतन और अचेतन था, मन की अनुभूति, चेतन चेतना की अनुभूति, आचरण का अवलोकन वातावरण के सापेक्ष में, उसके परिप्रेक्ष्य में हम अपना जो हमारा अनुभूति है, जो हमारा आचरण है, वो उसका अवलोकन करना, उसका जांचना परखना कि हम अपनी अनुभूति में कुछ फीलिंग अंतर कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी अनुभूति कैसी है, उस अनुभूति में हमारा परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है, क्या वैसी रह जा रही है, केवल रख दिया बस, उसको हमने रट लिया, पकड़ लिया, उसको हमने जकड़ लिया, वही है क्या, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, तो हमने क्यों इसको जकड़ा है, इत्यादि की खोज करना, वो क्या है, मनोविज्ञान है। का वैज्ञानिक का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। विज्ञान का मतलब हमने कहा सम्मत होना चाहिए, मतलब सभी का अनुभव एक जैसा आना चाहिए। विज्ञान तो वही कहलाता है, क्योंकि एक तल जो है प्रकृति तल पर सभी का अनुभव एक आना चाहिए। और आचरण और अंतर, एक महत्वपूर्ण सूत्र हमने कहा कि समझ प्लस अनुभव जो होता है, अनुभव के लिए हमें दो बातें आती है, एक अनुभूति, एक आचरण। अनुभूति हम कहां से करेंगे, और आचरण। अनुभूति मतलब होता है कि हृदय के तल पर कुछ हमें अनुभव करना, और आचरण जो होता है हमारे, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट करना, कृत्य करना, कर्म करना, कृत्य करना, वही आचरण कहलाता है। और अनुभूति मतलब होता है कि हम उसको थोड़ा अंतःस्थित फीलिंग हम करना, उसको जो हम काम कर रहे हैं, काम करते हैं, उसको क्या अच्छा ठीक है, चलना होता है, ठीक है, ऐसे चलते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा फीलिंग भी अनुभव करना, अच्छा चलते में ऐसा होता है। ये क्या कर रहे हैं, आचरण तो हम कर रहे हैं, चल तो हम रहे हैं, लेकिन चलते समय भी अनुभूति करना, अच्छा ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, उसको चलते समय चल रहे हैं, जब चलते समय जो पैरों की आवाज आ रही, पग धुनी आ रही है, उसको सुनना, उसकी अनुभूति करना, इन दोनों का योग से क्या होता है, समझ आती है, इन दोनों के योग से अनुभव आता है उसको, यानी कि अनुभूति और आचरण के योग को हम अनुभव कहते हैं। और अनुभव में समझ को अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है व्यक्तित्व, बन जाता है। तो व्यक्तित्व में क्या होता है, व्यक्तित्व में समझ और अनुभव के योग से हम व्यक्तित्व होता है। और अनुभव कहलाता है प्रकृति तल पर, और समझ जो होती है वो ब्रह्म के तल पर, मूल के तल पर। समझ कहाँ, मतलब जो मूल है उसका हमें ख्याल होना, वो समझ कहलाता है। और जो अनुभव जो है, जो प्रकृति तल पर जो हम अनुभूति कर रहे हैं, जो आचरण कर रहे हैं, वो कहलाता है, वो हमारा अनुभव कहलाता है, वो प्रकृति तल पर होता है, ये हमें ख्याल है। तो ब्रह्म व्यक्तित्व मतलब हमारी ब्रह्मांड की बात हो रही है, ब्रह्म प्लस अंड, और ब्रह्म जो समझ है, और अंड जो है प्रकृति, वो अनुभव है, उसके योग से व्यक्तित्व बनता है, ब्रह्मांड बनता है। तो ये बात समझ, क्या बात करेंगे, आइए इसको संक्षिप्त समझ लें। तो इकाई हम दो इकाई को लेंगे, दूसरी और तीसरी इकाई को लेंगे। इकाई का नाम है मनोविज्ञान की विधियां और तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि जो दूसरी इकाई है उसमें मनोविज्ञान की विधियों को समझेंगे, तीसरी इकाई में तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास हम करेंगे। मेथड से क्या है, साइकोलॉजी की, उस मेथड को समझने का प्रयास दूसरी इकाई में, और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम क्या है उसको समझने का प्रयास हम तीसरी इकाई में करेंगे। इकाई दूसरे में विधियां हैं, मुख्य दो विधियां हैं, अवलोकन करना और प्रयोगात्मक करना, ऑब्जर्वेशन करना और एक्सपेरिमेंट करना, ये दो मुख्य क्या है, विधियां हैं, मेथड से हैं। इसके अंदर प्रस्तावना होता है, उद्देश्य है, तीसरी है विधियां। विधियां में दो विधियां हैं, अवलोकन विधि और प्रयोगात्मक, जो हमने ऊपर कहा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है, इन दो विधियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि हो चुका है, तो पहली जो विधि है अवलोकन, अवलोकन विधि के भी क्या है, दो भाग हैं, एक है अंतर निरीक्षण विधि, एक है बाह्य निरीक्षण विधि। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अंतर निरीक्षण विधि के भी क्या है, तीन भाग होते हैं, तीन बातें हम समझेंगे, पहले विशेषता, फिर उसका गुण, फिर उसका दोष। और इसका जो विशेषता है, दो विशेषता, दो बिंदु उसमें दिए, दो टर्म से दिए, उसको समझेंगे, दो टर्म से में उसकी विशेषता को समझेंगे। गुण के बारे में कुछ ऐसी बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे इसको। और दोष के यहाँ पर तीन दोष दिए हैं, उन तीन टर्म्स में उसको समझ लेंगे, तीन टर्म्स हैं, तीन तथ्य हैं, उसको समझ लेंगे, तीन एलिमेंट होंगे दोष को समझने के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ये भाग जो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद बाह्य निरीक्षण की विधि में आएंगे। बाह्य निरीक्षण में क्या आएंगे, इसमें पहला व्यवहार है, दूसरा प्रकार है, तीसरा गुण है, चौथा दोष है। इन चार भागों में, चार के बाह्य निरीक्षण विधि में हमने कहा, इसमें पहला व्यवहार क्या आता है, और व्यवहार के अंतर्गत भी क्या है, व्यवहार जो है, व्यवहार के अंतर्गत क्या है, दो इसके भाग होते हैं। पहला आता है आंतरिक व्यवहार, दूसरा बाह्य व्यवहार। व्यवहार भी जो हमारा व्यवहारिक व्यवहार होता है वो दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक होता है, बाह्य होता है व्यवहार।
तो ये व्यवहार के अंदर बाह्य निरीक्षण विधि के अंदर व्यवहार। दूसरा आता है प्रकार। इसके प्रकार होते हैं, 2 प्रकार इसके होते हैं। पहले स्वाभाविक निरीक्षण विधि, दूसरा है नियंत्रित निरीक्षण विधि। स्वाभाविक मतलब होता है जो हमारा खुद, मतलब किसी के फोर्स बिना किसी के, वो जो हमारे विधि। स्वाभाविक मतलब स्वभाव की जो स्वभाव मतलब खुद का जो भाव है, जो खुद का जो द्वारा जो हम खुद के जो हम मालिक हैं, वो जो विधि है निरीक्षण विधि। यानी खुद जो हम लगता चला रहा हूँ, मुझे ध्यान में करना, थोड़ा मेरे को अपनी आपको समझना है, मन को देखना है मेरे को, तो स्वाभाविक निरीक्षण विधि कहलाएगी। लेकिन नियंत्रण मतलब जैसे स्कूल में कहें आप गुरु जी पढ़ा रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने का, गणित का विषय पढ़ने का भी उसको मन नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसको गुरु जी कहना पढ़ भाई, क्लास है गणित की तो पढ़नी पड़ेगी, तो ये थोड़ा जबरदस्ती मतलब क्या है, वो उसको नियंत्रित निरीक्षण विधि कहेंगे। उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को पढ़ने की इच्छा नहीं है गणित विषय की, लेकिन चूंकि गणित का विषय है तो उसको रहना पड़ेगा और क्लास में रहना पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो न हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है विधि में, इस मेथड में नियंत्रित कुछ होता है, कुछ बातें नियंत्रित की जाती है, लिमिटेशन। प्रकार 2 हमने बात कर ली, स्वाभाविक निरीक्षण विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि। इसके बाद तीसरा, बाह्य निरीक्षण का तीसरा जो टर्म से होगा रहेगा गुण। गुण इसके 4 होंगे, 4 टर्म्स में समझेंगे, और दोष जो है इसके 5 दोष होंगे, 5 दोष जो होंगे उसको 5 तथ्यों को, एलिमेंट को समझेंगे, 5 तथ्यों में समझेंगे। तो यहीं पर बाह्य निरीक्षण अवलोकन विधि जो है, ऑब्जर्वेशन जो हम मेथड से कह रहे हैं, वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंट की जाएंगे। यहाँ पर हमें प्रयोगात्मक विधि को समझना है। इसमें 3 भाग होते हैं, चर गुण दोष। चर के अंतर्गत यहाँ पर 3 इसके भाग होते हैं। पहला होता है आश्रित चर, दूसरा स्वतंत्र चर, तीसरा संगत चर होता है। और संगत चर के अंदर 3 बातें हमें समझनी होती हैं, 3 टर्म्स को समझेंगे संगत चर को। उसके बाद गुण में, गुण 8 टर्म्स में, 8 एलिमेंट्स में, 8 तथ्य में उसके गुण को प्रयोगात्मक विधि के जो क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड से है, उसको समझने का प्रयास हम 8 गुण में, 8 क्वालिटी में करेंगे। दोष 5 होंगे, 1 2 3 4 5 क्या क्या होंगे, अभी इसको हम देखने का प्रयास अभी यहाँ पर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है कि हमने कहा है तीसरे में मेथड से विधियों को समझेंगे, चौथे में विशेषता, 6 विशेषताओं पर क्या है, 6 टर्म्स में विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। किसी करेंगे पूरी यही मनोविज्ञान की विधियों की जो विशेषता उसको समझने का प्रयास। ये बात हमने कर ली। मनोविज्ञान का चेतन और अचेतन मन की अनुभूति, आचरण का अवलोकन वातावरण के सापेक्ष में करना, वही क्या है, मनोविज्ञान है। ये मैंने बात कर ली है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है, मनोविज्ञान की बात तो कर रहे हैं, मन और विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर मनोविज्ञान बना है, शब्द एक संयुक्त शब्द बना है, मिलकर मिश्रित शब्द बना है। तो यहाँ पर एक बात हमें ख्याल रखने की, हमारा मन जो है, मन के 10 हिस्से होते हैं, यह हमें ख्याल रखना चाहिए। मन का एक हिस्सा 1/10, इनकी केवल एक इकाई जो हमारा अनुकूल परिणाम क्या है, एक कुल परिणाम हमारे 10 हैं। इनके मन कहा, मन के 10 हिस्से होते हैं, तो पूरे मतलब कुल परिणाम 10 है, और एक हिस्सा है वो चेतन। तो हमारे केवल 1/10 क्या है, हमारा केवल चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस मतलब चेतना। शेष हमारे 9 भाग जो है अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन होता है। अनकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस माइंड जो है, हम अपनी कोई भी बात को अगर संकल्प, जो विल पावर जो कहते हैं, संकल्प शक्ति जो कहते हैं, वो होता है कि पूरे मन में उस बात को गुजारना, उस बात पूरे मन तक वो सूचना, खबर पहुंचना, मैसेज पहुंचना, वो हमारा क्या कहलाता है, संकल्प शक्ति, वो हमारे विल पावर कहलाएगी। अगर अपनी बात को कोई भी हम कह रहे हैं कि यार हाँ अगले साल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, ये करूंगा, इस बात को अगर केवल हमने कॉन्शियस माइंड के अंदर रखा तो वो कभी भी होने वाला नहीं है। लेकिन इसी बात को अगर हम पूरे प्राण के साथ, अगर पूरे 10 हिस्से तक, एक हिस्से में चेतन से हम बात कर लेते ही हैं, लेकिन शेष 9 हिस्से में अनकॉन्शियस माइंड में भी अगर उसको डाल देंगे तो फिर हम, वह भी हमारी क्या है, विल पावर कहलाती है, संकल्प शक्ति कहलाती है। फिर हमें कभी अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुकी है, अब तो हो जाएगा। अब तो दूसरी बार कहना भी नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा कहना है कि पूरे मन तक वो बात पहुंच जाए, पूरे माइंड में वो बात पहुंच जाए, तो वो हमारी विल, इसलिए कहते हैं किसकी विल पावर कितनी है, विल शक्ति में संकल्प शक्ति कितना है, कितने संकल्पवान है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो संकल्पवान मतलब एक बात कही तुरंत क्या हो जाएगा, 10 भाषा चलेगी तो वो काम फिर हो जाएगा, फिर वो कोई भी दिक्कत आएंगे, कोई सामना आराम से कर लेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस में बात आ चुकी है कि करना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आप कभी उदाहरण के लिए बात समझिएगा, और कई उदाहरण के देखें कि हमें शरीर में कभी पीड़ा होती है, अगर उस पीड़ा के समय अगर हम पूरे मन से अगर कहें ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है, पूरे मन से, अगर पूरे मन का मतलब 10वीं की बात हम कर रहे हैं, हमने कहा कि अचेतन मन 9/10 होता है, पूरे मन से अगर हम पूरे संकल्प के साथ अगर कहेंगे कि दर्द है,
ये रहा दर्द, तो तत्क्षण दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि उसकी जो मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मनोविज्ञान की बात करें, मतलब यहाँ पर चिकित्सक की बात करेंगे, साइकोथेरेपी की हम बात करेंगे, तो साइकोथेरेपी यही होता है कि वो जो हम बीमारी, जो हमें दुख हो रहा था, वो दुख कम हो जाएगा। हालांकि कुछ कष्ट, अगर कष्ट मतलब चोट लगी हो तो उसमें समय लगेगा, उसमें तो फिर उसका मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो हमारा मानसिक मन के द्वारा जो बनाया हुआ दुख है, वो तत्क्षण क्या हो जाएगा, विदा हो जाएगा। क्योंकि हमारा संकल्प, हम कितने संकल्पवान हैं, वो हमारे संकल्प की तरह से होगा, विल पावर की दर जो है उस पर निर्भर करेगा। तो ये हमें ख्याल में रखना है। तो क्या होता है, मन के 10 हिस्से होते हैं, इसलिए अपने बातों को हमें चेतन तक ही नहीं करना है, कॉन्शियस में भी नहीं ले जाना है, उसको अनकॉन्शियस में ले जाना होता है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए अनकॉन्शियस में। और एक बार अनकॉन्शियस माइंड में अगर पहुंच जाए, उसका फिर उस काम को कोई भी विघ्न उसको पछाड़ नहीं सकता। ये हमें बात में ख्याल रखनी है। तो मनोविज्ञान पढ़ने तो ये हमें ख्याल रखें कि कोई भी बात को अगर जो हमें करना है, जो हमारे कर्तव्य दायित्व तो अनिवार्य है, उसको हमें अनकॉन्शियस माइंड तक ले जाना है। ये आती। और दूसरा, दमन भी कोई चीज हमें नहीं करना होता है। हमने एक सूत्र पहले भी कहा था कि न भोगी न त्यागी वरन जोगी। तो जोगी मतलब होता है कि जागरण हमें करना है, उस चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो आइए अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो पुस्तक में दिया है उसको उसके आधार पर लेने का प्रयास करते हैं। अभी तो हमने केवल क्या करें, यहाँ पर दूसरी इकाई की बात की है। अब फटक से पहले हमें रूपरेखा में पहले तीसरी इकाई की रूपरेखा एक बार समझ लें, उसके बाद फिर हम करेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तक के माध्यम से समझेंगे। तो कल हमने कहा है कि इसका जो है अगला तीसरी इकाई है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है। इसमें प्रस्तावना है, उद्देश्य है, तीसरा तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका हम तंत्रिका, अब क्योंकि यहाँ पर इस पट्ट में यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसलिए इसमें अलग से इसको बनाना पड़ा, ये हमें ख्याल रखना है। तो इसमें दिया हुआ है प्रस्तावना है, उद्देश्य है, फिर है तंत्रिका तंत्र, तीसरा है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंदर हम तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिका को हम स्नायु कोश भी कहते हैं, ये हमें ख्याल रखना है। इसके पहला भाग में हम इसके 3 प्रकार होते हैं, भाग इसके 3 भाग हैं। पहले भाग को हम शाखिकाएं या शिखातंतु कहते हैं, दूसरे को कोशिका शरीर कहते हैं, तीसरे को अक्षतंतु कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका जिसे स्नायु कोश कहते हैं, इसके 3 भाग हैं। तो पहले में भाग को, दूसरे में प्रकार को, टाइप्स को। आप भाग यानी कि पार्ट्स और प्रकार, टाइप्स और पार्ट्स में भी अंतर है, हमें ख्याल रखना चाहिए। तो उसका तंत्रिका तंत्र का भाग में क्या है, 3 भाग हैं, और स्नायु कोश या तंत्रिका तंत्र के प्रकार जो दूसरा भाग जो है वो प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकार भी 3 है। तो पहले प्रकार संवेदी स्नायु कोश है, दूसरा गति स्नायु कोश है, तीसरा मध्यस्थ स्नायु कोश या साहचर्य स्नायु कोश भी हम कहते हैं। इसके बाद स्नायु कोश के बाद तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोश का तीसरा चरण है संधि स्थल, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, इसका तंत्रिका तंत्र का हो गया। इसके बाद अगला जो चरण है वो है तंत्रिका तंत्र के बारे में। इसके 2 भाग होते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक स्वचालित तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। पहला मेरुरज्जु आता है, दूसरा मस्तिष्क आता है, तीसरा सिद्धांत आता है। और सिद्धांत कहते भी 2 सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। यहीं पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद स्वचालित तंत्रिका तंत्र होता है, यहाँ पर इसके 2 भाग होते हैं, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। शानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, ये 2 के भाग होते हैं। तो यहीं पर क्या है, और एक महत्वपूर्ण हमने कहा तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिका था स्नायु कोश है। यहाँ पर शाखिकाएं, शिखातंतु और अक्षतंतु के बीच में थोड़ा अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पर इकाई पूर्ण हो जाएगी। आइए इसको समझते हैं पुस्तक के माध्यम से। कल हमने समझने का प्रयास किया था, कल हमने इसमें कहा था कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार अर्थात बिहेवियर और अनुभूति अर्थात फीलिंग का अध्ययन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में करने वाला जो ऐसा विज्ञान है, उस विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे। किसे कहेंगे एक बार, प्राणियों का व्यवहार। प्राणी में सभी आगे, इंसान भी और पशु पक्षी से भी आ चुके। तो प्राणी के व्यवहार को अर्थात उसके बिहेवियर को अर्थात आचरण को और अनुभूति को और फीलिंग को। व्यवहार मतलब कहने का मतलब है जो काम कर रहा है उसमें उसकी अनुभूति क्या रही, फीलिंग क्या रही, उन दोनों का अध्ययन जो होगा, लेकिन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में कैसा उसको एनवायरमेंट मिला है, एनवायरमेंट के हिसाब से उसको उसका व्यवहार होगा, उसका अनुभूति उसको होगी।
व्यवहार में जो काम कर रहा होगा, जो आचरण में ला रहा होगा, उसमें उसकी कितनी कुछ तो कुछ अनुभूति तो कर रहा होगा, फीलिंग कर रहा होगा। वो फीलिंग और व्यवहार का जो वातावरण के साथ जो अध्ययन कर रहे हैं वो मनोविज्ञान कहलाएगा। चेतन अनुभूति किसी उत्तेजना के संबंध में व्यक्ति की तात्कालिक अनुभूति को चेतन अनुभूति हम कहते हैं। संवेदनाओं के भाव बिंब का योग, ये बात हमें कल समझने का प्रयास किया। आज दूसरी इकाई में प्रस्तावना, उद्देश्य, मनोविज्ञान की विधियां, वैज्ञानिक विधियों की विशेषताएं। अवलोकन विधि के अंदर 2 विधि है, अंतर्निरीक्षण, बाह्य निरीक्षण। प्रयोगात्मक विधि के अंदर 2-3 बातें हैं। चर है जिसको परिवर्तन भी कहते हैं, चर के प्रकार अथवा परिवर्तनों के प्रकार भी। प्रयोगात्मक विधि के गुण, प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं। सारांश शब्दावली, मूल्यांकन हेतु प्रश्न है, संदर्भ केंद्र सूची है, निबंधात्मक प्रश्न है। प्रस्तावना, उद्देश्य, मनोविज्ञान की विधियां बताई है। हमने कहा कि विधियां हैं, विधियों के बारे में बात की है। यहाँ पर उसके बाद हमने कहा कि विशेषता क्या है। विशेषता 6 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? किसी भी वैज्ञानिक विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है गुण वस्तुनिष्ठता है। अब वस्तुनिष्ठता होता क्या है? जहां पर आलोच्य विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को ज्यों का त्यों एकत्र करना है, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार, तब उसके अध्ययन में के तरीकों को वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष कहते हैं। मतलब निष्पक्ष करना वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कभी आपको एग्जाम में, परीक्षा में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ का मतलब अर्थात निष्पक्ष होता है। जहां पर क्या करना था, ज्यों का त्यों हमें क्या कर देना है, तथ्यों को ज्यों का त्यों एकत्र करना है। उसमें कोई हमें अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करनी है, ज्यों का त्यों। अर्थात कहने का मतलब अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर अगर आपको लाने हैं, तो जैसा अब किताब में दिया है उसका जैसे का त्यों अगर आप लिख दोगे तो उसमें अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ज्यों का त्यों मतलब, जैसे मैं कहने का मतलब उदाहरण बता रहे हैं कि एक शिक्षक है, उसने भी उस बात को पूरा वैसी तरह से याद किया है, एक किताब के हिसाब से जैसा उसमें कहा था वैसे ही किया है, और आपने भी ठीक वैसा ही किया है। मतलब संयोग ऐसा समझ लो कि आपने भी इसी किताब से पढ़ा था, उसने भी उसी किताब से पढ़ा था, उसने भी उसकी परिभाषा वही समझी है, आपने वही की है, तो दोनों की परिभाषा एक हो चुकी है और आपको नंबर 100 में 100 मिल जाएंगे। तो आपको 100 में से 100 प्राप्तांक 100 में से 100 मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने भी उसी किताब से और उस शिक्षक ने भी संयोग की वजह से उसी किताब से पढ़ रखा है, उसी पाठ्यक्रम से पढ़ रखा है। तो आपके दोनों का क्या हो गया, दोनों का विचार एक हो गया, इसलिए आपको 100 अंक मिल जाएंगे। बात की बात है कि उसमें वाक सही है या नहीं गलत है, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको अंक में प्राप्तांक मिल जाएंगे सब। तो वही है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब क्या है? ज्यों का त्यों हमें क्या, जो हमने एकत्रित किया है, ज्यों का त्यों धर देना होता है। जैसे बहुत व्यक्ति रटनते विद्या मतलब क्या, रटना मतलब क्या, जो किताब में रखा उसको धीरे वहां कॉपी में पोट करके आना, मतलब कॉपी में रखाओ तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ज्यों का त्यों। वही वस्तुनिष्ठता। दूसरा है सत्यापन गुण। इसकी हम विशेषता बात कर रहे हैं, तो पहली विशेषता यह है वस्तुनिष्ठता, दूसरा है सत्यापन गुण। वैज्ञानिक सत्यापन गुण क्या होता है? सत्यापन करना मतलब क्या होता है? सत्य का आपन करना, सत्य की खोज करना, वही सत्यापन कहलाता है। तो वैज्ञानिक विधि दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ठीक उसी रूप में अर्थात पहले की तरह दोहराया जा सकता है। कोई वैज्ञानिक जिस तरह एक किसी घटना के बारे में परिणाम या निष्कर्ष एक बार प्राप्त होता है, उसी विधि का कहने का मतलब सत्यापन मतलब गुण ये होता है कि जिस व्यक्ति ने अनुभव किया, कोई वैज्ञानिक कह रहे हैं लाइट का बटन खोलोगे तो बल्ब जल जाता है, दूसरा व्यक्ति भी आता है, बटन खुलता है, लाइट जल जाती है, तो ये क्या है? सत्यापन करना। ऐसे ही सूक्ष्म तल पर जो हम कार्य करते हैं उसको दूसरा वैज्ञानिक अगर करता है तो परिणाम एक आता है, तो वो सत्यापन कहलाता है। अतः व्यक्ति ने सत्यापन किया मतलब सत्य का मतलब दोनों का निष्कर्ष एक ही निकला, परिणाम या निष्कर्ष एक बार प्राप्त हुआ, उसको बार बार भी मतलब एक व्यक्ति ने करा, दूसरा व्यक्ति भी करता है, लाइट बटन खुला तो लाइट जल जा रही है, हाँ ठीक है, तो बार बार वही घटना आ रही है, बार बार वही हमें निष्कर्ष मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, ये सत्यापन गुण कहलाएगा। तीसरा होता है नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन करना। कोई भी विधि वैज्ञानिक तभी कही जाएगी जब उसका अध्ययन हम नियंत्रित परिस्थिति में करेंगे। जिस घटना विशेष का अध्ययन वैज्ञानिक करता है, जो कि क्या कौन सी विधि है? नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, उसको हम नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन। इसकी तीसरी विशेषता इसकी ये है कि ये जो काम करेंगे उसको नियंत्रित करेंगे। नियंत्रित मतलब करना, उसको कंट्रोल में करना। चौथी विशेषता है विश्वसनीयता और वैधता। वैज्ञानिक विधि एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब किसी विधि द्वारा अध्ययन करने कर बार बार एक ही तरह का परिणाम मिलता है तो इस विधि को हम विश्वसनीय विधि कहते हैं। विश्वसनीय मतलब होता है कि सारो विश्व सभी का मतलब, विश्व मतलब सभी का क्या है? एक ही मत आ रहा है। विश्वसनीयता मतलब सम्मत भी हम कह सकते हैं कि सभी का मतलब क्या है? सभी का एक ही परिणाम, एक ही रिजल्ट आ रहा है, इसको विश्वसनीयता और वैधता। तो ये इसकी विशेषता है कि मनोविज्ञान विधि में क्या होगा? सभी का परिणाम और रिजल्ट जो एक ही आएगा, सभी का मत एक ही होगा। चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता है क्रमबद्धता, सीक्वेंस वाइज होता है इसमें।
छठा है सांख्यिकी विश्लेषण की संभावना है। तो यहीं पर इसकी क्या है, 6 विशेषताएं होती है, ये बात पूर्ण हो जाती है। 6 विशेषताओं की हमने बात की, ये बात पूर्ण हो जाती है। इसके बाद अगला आता है कि हम अवलोकन विधि, हम मेथड की बात करते हैं। हमने कहा मेथड जो है 2 होते हैं, एक होता है अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत बताते हैं कि 2 की विधि होती है, एक अंतर्निरीक्षण विधि होती है, एक बाह्य निरीक्षण विधि होती है। अंतर्निरीक्षण विधि किसे कहते हैं, अंतर्निरीक्षण विधि में होता है कि ये पुरानी विधि है। इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का मैंने विज्ञान कहकर पुकारा था। तो जो कहते हैं चेतन अनुभूति का है वो ये अंतर्निरीक्षण क्या है, पुरानी विधि अब में आ जाती है। अंतःनिरीक्षण का मतलब होता है कि अंदर देखना या झांकना। जब व्यक्ति अपनी ही मानसिक क्रियाओं को अर्थात अनुभूतियों को, फीलिंग को स्वयं ही निरीक्षण करता है, रिपोर्ट करता है, वो ऐसी विधि को हम अंतःनिरीक्षण विधि कहते हैं। तो ये हमने बात करनी, अंतःनिरीक्षण विधि। बाह्य निरीक्षण विधि क्या है, बाह्य निरीक्षण विधि कहलाती है कि जिसमें क्या हो, बाह्य निरीक्षण विधि को समझने का बाद प्रयास करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं अंतःनिरीक्षण विधि की ही। पहले उसको समझते हैं, पहले अंतःनिरीक्षण के बाद पूरी विषय को, प्रकरण को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाह्य निरीक्षण विधि में चलेंगे। तो इसमें इसका अंतःनिरीक्षण विधि में कुछ 2 महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पहली है चेतन अनुभूति का वर्णन करना, अनुभव का होना, दोनों क्रियाएं साथ साथ में चलती है, इसकी क्या है, विशेषता है। दूसरी विशेषता इसमें अंतःनिरीक्षण विधि की यह है कि चेतन अनुभव के प्रत्यक्ष और प्रकट रूपों का वर्णन नहीं किया जाता है, बल्कि इनके मूल संरचनात्मक तत्वों का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक अनुभव 3 प्रकार से रचनात्मक तत्वों के योग से निर्मित होता है, संवेदना, प्रतिमा और भाव। इन तीनों रचनात्मक 3 प्रकार के रचनात्मक तत्वों के योग से निर्मित होता है, ये दूसरी इसकी विशेषता होती है। तो ये हमने कहा। अब इसके गुण क्या होते हैं, गुणों की इसकी अंतःनिरीक्षण विधि। अंतःनिरीक्षण विधि जो है वो क्या है, अवलोकन विधि की क्या है, 2 विधि, उसके 2 प्रकार होते हैं। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन हमने विधि कहा, इसके अंदर हमने अंतःनिरीक्षण कहा और बाह्य निरीक्षण कहा। तो अंतःनिरीक्षण के अंदर हम इसकी विशेषता हमने समझ ली, 2 विशेषता हमने बात कर ली है। अब गुण को समझने का प्रयास करते हैं। तो गुण क्या है, मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक क्रियाओं अर्थात चेतन अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इन अनुभवों का क्रमबद्ध अध्ययन करने हेतु अंतःनिरीक्षण विधि का उपयोग अत्यंत आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं जैसे सुख या दुख के अनुभव का, स्मरण का, कल्पना का, स्वप्न का आदि का सीधा अध्ययन अंतःनिरीक्षण विधि द्वारा ही संभव होता है, ये इसके गुण हो रहा है। अंतःनिरीक्षण का मनोविज्ञान की एक अनोखी विधि है, जिसके फलस्वरूप मनोविज्ञान को दूसरे विज्ञान से हमने भिन्न बताया है। जैसे भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, अन्य विज्ञान से इसको भिन्न बताया है। ये अंतःनिरीक्षण विधि का उपयोग के द्वारा ही क्या होता है, इसकी विशेषता है। भौतिक रसायन विज्ञान में अंतःनिरीक्षण विधि नहीं की जाती है, नहीं अपनाई जाती है, जबकि मनोविज्ञान में अपनाई जाती है। ये इसकी क्या है, विशेषता है, इसकी गुण है, क्वालिटी, इसकी क्वालिटी ये है। अंतःनिरीक्षण विधि एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पढ़ने करने में इस विधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दर्शन से, फिलोसफी से मनोविज्ञान को अलग करने का जो श्रेय जाता है वो इसी विधि के द्वारा जाता है। तो ये इसके क्या है, 2 गुण हो चुके हैं। आप इसके 2 लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इसके होता है कि अंतःनिरीक्षण विधि पहले में त्रुटि ये होती है कि दोष जो है, इसके दोष, इसके मुख्य दोष बताए हैं, इसकी कीमियां है। पहली इसकी कीमी जो कहलाती है वो है कि इसमें अनुनिरीक्षण की क्रिया अनुनिरीक्षण की स्मृति पर निर्भर करता है। पहली इसकी लिमिटेशन, इसकी सीमा ये है, इसकी कीमियां ये है, इसकी कमियां ये हैं कि अनुनिरीक्षण की क्रिया अनुनिरीक्षक की स्मृति पर, मेमोरी पर निर्भर करता है। मानसिक क्रियाओं का सही वर्णन सदा संभव नहीं हो पाता है, इसकी लिमिटेशन। दूसरी है अनुनिरीक्षण के पक्षतापूर्ण होने की बहुत अधिक संभावना होती है। निरीक्षण दोषपूर्ण मनोभाव को छिपा सकता है, उसकी जगह असत्य भाव को भी प्रकट कर सकता है। दूसरी सी लिमिटेशन। तीसरी, हमारी मानसिक क्रियाएं इतनी चंचल होती हैं कि बहुत अल्प समय के लिए हमारी चेतना में रहती हैं। इतने अल्प समय में निरीक्षण करना एक कठिन कार्य है। तीसरी इसकी क्या है, कमी है। तो ये इसकी क्या है, इसकी लिमिटेशन से है। इसके बाद आता है बाह्य निरीक्षण। दूसरा है बाह्य निरीक्षण विधि। बाह्य निरीक्षण विधि में क्या है, व्यवहार, प्रकार, गुण को आइए समझे। व्यवहार, बाह्य निरीक्षण के अंदर इसके क्या है, 2 व्यवहार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। अंतस और बाह्य मतलब आचरण। आचरण में जो हम कृत्य जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आचरण में ला रहे हैं वो, और अंतर में जो हमारा अंतस में है वो, जो हमारे मन में छिपा है। और हाथ जब हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, हाथ का जोड़ने, अभिवादन करने का मतलब होता है कि अंतस और आचरण हम दोनों में से एक हैं जी, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। क्या प्रणाम का मतलब जानते हैं, हाथ जोड़ने का मतलब हम जानते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम अंतस से हम आपसे जुड़े हैं और बाह्य से तो जुड़ ही रहे हैं, अंतस से भी आपसे जुड़े हैं, इसलिए आपको हम अभिवादन करते हैं, इसलिए आपको प्रणाम करते हैं दोनों हाथ से।
अंतस और हमारा अंतस और बाह्य दोनों से आपसे का संपर्क हो रहा है, आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे भेंट हम कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वो है अभिवादन करने, वो है हाथ जोड़ने की वैज्ञानिकता। तो दो प्रकार आंतरिक और बाह्य होते हैं। आंतरिक व्यवहार क्या होता है? आंतरिक व्यवहार अंतर हमारे जिनका निरीक्षण खुली नजरों से संभव नहीं होता, वो आंतरिक व्यवहार, ऐसा बिहेवियर जो इनर बिहेवियर जो हमारा होता है, जो आंतरिक होता है, जिसको सभी लोग नहीं कर सकते। तो मनोविज्ञान भी क्या है, बहुत मनोविज्ञान भी बहुत बड़ा दुष्पूर, बहुत बड़ा कठिन विषय है। और उसका आगे मनोविज्ञान तो और भी सूक्ष्म है, और उसके आगे फिर दर्शन और भी, उसके आगे फिर ज्योतिष तो और भी, वो तो फिर बहुत क्या है, कठिन सब्जेक्ट है, विषय है। तो उसको हम आंतरिक जो हमारा अंतर में जो हमारा मन में छिपा है, वो उसको हम नहीं देख सकते हैं। हालांकि अर्जुन भी हमने कल बात की, कल हमने जिक्र अर्जुन से ही करा था कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में आ चुका है। अर्जुन के मन में क्या चल रहा था अभी किसी को पता नहीं था, लेकिन हमारा मन क्या अनुगामी शरीर होता है, तो जब ठीक वक्त में काम करना था उसमें अर्जुन के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, कहता कृष्ण मेरे से नहीं होता काम भाई, तुम गर्व युद्ध मैं नहीं करता। इसका मतलब अर्जुन का मन कहीं कहीं ढाल था, भले हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाद में परिणाम शरीर में हो जाता है। क्रोध आने से हमारा शरीर में पता चल जाएगा, ये हमारे शरीर में घटना हो जाती है, पता चल जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, जब तक शरीर में जो घटना परिणाम शरीर में परिणाम मतलब आता है, परिणाम रिजल्ट होता है उसका, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था वो हमें पता नहीं होता है। वही बता रहे हैं कि इसका आंतरिक व्यवहार क्या आता है, जिसका हम निरीक्षण खुले नजर से नहीं कर पा सकते हैं। ये हृदय की क्या है गति है, इसको हम हृदय की गति को कैसे नापेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ उपकरण होना चाहिए। उस उपकरण का नाम कहते हैं कि वो स्टेथोस्कोप होना चाहिए। स्टेथोस्कोप होना चाहिए, जिससे हम कहते हैं हृदय को नाप सकते हैं, गति को। या रक्तचाप को नापना है तो उसके लिए हमारे पास यंत्र होना चाहिए। और मस्तिष्क के प्रभावों को समझने के लिए हमारे पास एक दूसरा और हमारे पास उपकरण होना चाहिए, यंत्र होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइनसाइफेलोग्राम हमारे पास होना चाहिए। अगर मस्तिष्क के प्रभाव को कर समझना है, यंत्र होना चाहिए, उसका नाम दिया है। दूसरा आता है बाह्य व्यवहार। बाह्य में क्या होता है, हमें पता चल जाता है, उसको नंग आंखों से, खुली आंखों से उसको हम देख सकते हैं, नग्न आंखों से उसको हम देख सकते हैं, वो हमारा क्या है, बाह्य व्यवहार कहलाता है। तो दो व्यवहार होते हैं, उसका इसके प्रकार होते हैं। प्रकार की हमने बात करेंगे, प्रकार के दो होते हैं, स्वाभाविक निरीक्षण विधि और नियंत्रण अन्वेषण विधि होता है। स्वाभाविक का मतलब बताई दिया, स्वभाव के अनुकूल जो हमारा हो, ऐसा निरीक्षण जो क्या हो, जहाँ पर व्यवहार, जहाँ पर किसी स्वभाव मतलब खुद से उसको मर्जी हो, मतलब जबरदस्ती काम नहीं हो रहा हो। और निरंतर मतलब किसी को नियंत्रण में जबरदस्ती मतलब थोड़ा मन की इच्छा नहीं है फिर भी करना, वो निरीक्षण कहलाता है। कुछ उसमें नियम बना देना, वो क्या है, उसकी नियंत्रण कहलाता है। कुछ बातें नियंत्रण कर दी जाती है, मतलब लिमिटेशन कर दी जाती है, उसका क्या इसका प्रकार है। जो आप गुण के बारे में, गुण हमने पढ़ा कि गुण क्या है, इसके गुण जो है चार, इसके गुण दिए हुए। चार गुण में पहला गुण आता है, यह एक वस्तुनिष्ठ अवैयक्तिक विधि है। दूसरा है परिणाम संबंधी अध्ययन की संभावना है। तीसरा है बाह्य निरीक्षण विधि का विस्तृत क्षेत्र में उपयोग करना संभव है। चौथा है एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन संभव है। इसकी क्या है, ये हमारे बाह्य निरीक्षण विधि की गुण है, क्वालिटी, चार क्वालिटी। उसका दोष में इसके दोष जो है, इसके 5 दोष के दिए हैं। पहला दोष है निरीक्षक की पूर्ण धारणा का प्रभाव। दूसरा है कार्य और कारण, कार्यकारिता का जो नियम बता रहे हैं, कार्य और कारण, वर्क और रीजन का अध्ययन कठिन इसमें होता है, इसकी लिमिटेशन सीमा। तीसरा है स्वाभाविक परिस्थिति में किए गए अध्ययन में नियंत्रण का अभाव होता है। चौथा है हर तरह के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण संभव नहीं है, ये इसकी चौथी लिमिटेशन है, सीमा है, इसके दोष है। पांचवा है निरीक्षक की उपस्थिति से स्वाभाविक प्रतिक्रिया की उत्पत्ति में कठिनाई होती है, यही इसका है पांचवी इसकी लिमिटेशन है। यहीं पर क्या है, ये जो हम अवलोकन विधि कह रहे हैं, मेथड से हमने कहा 2 विधि होते हैं, अवलोकन विधि पूर्ण होता है। अब आते हैं प्रयोगात्मक विधि, दूसरी विधि को नहीं प्रवेश करें। दूसरी विधि प्रयोगात्मक होता है, एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। प्रयोगात्मक विधि क्या है, ये इसमें नियंत्रित वातावरण या परिस्थिति का अध्ययन करना होता है। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। हाँ, वैज्ञानिक के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है प्रयोगात्मक करना। लेकिन ये प्रयोगात्मक हम किस तल पर कर रहे हैं, क्या हम बाह्य तल पर कर रहे हैं या अंतः तल पर कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे ध्यान करना है, ध्यान के लिए भी हम प्रयोगात्मक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ध्यान में कोई वस्तु हमारे पास होगा, ऐसा परखना लिमिट डालेंगे, ऐसा वाला नहीं। वहां पर ध्यान में क्या करना होता है, ध्यान में तो हमें वहां पर वो भी एक प्रयोगात्मक विधि है, वो भी अनुभव अवलोकन विधि हो सकती है और प्रयोगात्मक विधि हो सकती है। तो अब हमें प्रयोगात्मक विधि
क्या है हमारा अंतस्तल पर और बाह्य तल पर, वो तल के आधार पर भी अवलोकन विधि हो सकती है और प्रयोगात्मक विधि हो सकती है। मतलब कहीं कहीं पर हमें क्या करना, प्रयोग करना पड़ेगा अंत जगत में भी, और कहीं पर उसका अवलोकन भी हमें करना होगा। ध्यान में हमें थोड़ा अवलोकन देखना होता है, और उससे पहले हमें कुछ ना कुछ ध्यान में जो ध्यान करने में जो आ रही है रुकावटें, उसके लिए हमें कुछ प्रयोग भी करना पड़ता है। बैठना पड़ेगा, वहां पर वातावरण बनाना पड़ेगा, कुछ प्रयोग भी करना पड़ेगा और अवलोकन भी करना पड़ेगा। ये चीज बात है। तो दो इस अंतर जगत बाह्य जगत में भी अवलोकन भी होगा और प्रयोगात्मक विधि भी होगी, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और मुख्य क्या है, मुख्य अवलोकन ही होता है, ये हमें अंतर जगत में रखना चाहिए। वहां पर देखना, अवलोकन मैंने झांकना, केवल हमें देखना होता है, और कोई प्रयोगात्मक थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन औसत में देखें तो औसत में प्रयोगात्मक उतना नहीं होता है। मुख्य अवलोकन ही होता है, मतलब झांकना, देखना होता है। केवल दर्शन, दर्शन कहा ना, दर्शन शास्त्र मतलब क्या है, केवल दर्शन हमें करना होता है, हमें कोई क्रिया कृत्य नहीं करना होता है। जबकि मुख्य प्रयोगात्मक मतलब है कि कुछ कृत्य करना, जो आचरण में करना, वो क्या है, प्रयोगात्मक, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब वो एक्सपेरिमेंट हम किससे कर रहे हैं, पदार्थ के माध्यम से कर रहे हैं या चेतना के माध्यम से कर रहे हैं। अब प्रयोगात्मक यहाँ पर जो कह रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट जो कह रहे हैं, क्या पदार्थ है, पदार्थ से कर रहे हैं या चेतन से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट मेथड बता रहे हैं, इसमें हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो पदार्थ का ही कर रहे हैं या चेतना का कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण दो विषय, ये बात है। तो प्रयोगात्मक विधि में ये बात हमने समझ ली है। इसमें हमने कहा तीन इसके प्रकार होते हैं, चर होते हैं। पहला आश्रित, स्वतंत्र और संगत, और संगत के तीन बिंदु होते हैं। तो चर का मतलब होता है कि उन परिस्थितियों, उन घटनाओं को कहते हैं जो सदा एक जैसी स्थिति में नहीं रहती। चर मतलब होता है कि चर मतलब चलायमान हो, गतिशील हो, उसको हम चर कहते हैं। अब चर के भी तीन प्रकार, आश्रित मतलब जो निर्भर हो किसी पर, आश्रित मतलब डिपेंडेंट हो, और स्वतंत्र मतलब जो किसी पर इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हम कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तो स्वतंत्र मतलब जो खुद का, स्व मतलब खुद, और तंत्र मतलब अपना मालिक, स्व अपना खुद का मालिक, जो अपना मालिक हो, वो स्वतंत्र। और संगत मतलब होता है कि दोनों के बीच में मध्य में, आश्रित मतलब डिपेंडेंट और स्वतंत्र। और ख्याल हमें रखना है, हम स्वतंत्र भी हैं और आश्रित भी हैं। तो प्रकृति के तल पर हम क्या हैं, आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, और उसके तल पर हम इंडिपेंडेंट हैं, अंतस्तल पर। हमने कहा कि अगर बात हो रहा है, दो आपस में बात कर रहे हैं, उसका जो कम्युनिकेशन करते हैं, वहां पर हमें कूटनीति के लिए हमें स्वतंत्र करना पड़ेगा, स्वतंत्र के लिए हमें कूटनीति का उपयोग करना पड़ेगा, और आश्रित करने के लिए हमें नीति करनी पड़ेगी। ये थोड़ा ख्याल है, नीति और कूटनीति में यही अंतर है। जहां पर हम आश्रित होंगे वहां पर हमें नीति की बात करनी पड़ेगी, और जहां पर हम स्वतंत्र हैं वहां पर हमें कूटनीति की बात करनी पड़ेगी। तो अंतर जगत में और बाह्य जगत में ये बात है। और दूसरा संगत मतलब दोनों का मिश्रण। अब संगत के अंदर भी तीन बातें यहाँ पर आती हैं। संगत के अंदर बात कहते हैं कि ये पहला होता है, तीन तरह का होता है। पहला प्राणी या प्रज्ञा से संबंधित होता है, इसकी जो पहली बात हम कर रहे हैं। दूसरा इसका क्या होता है, वातावरण या परिस्थिति से संबंधित होता है। तीसरा इसका जो क्या है, प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं के क्रम से संबंधित होता है। तो ये बात हमने समझ ली यहीं पर। इसके बाद अगला क्रम आता है कि इसके गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। इसके गुण को हम समझने का प्रयास करेंगे। गुण इसके 8 गुण दिए हैं, आइए पहले गुण को समझते हैं। पहला गुण इसका है कि प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठ निरीक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार या अंतर निरीक्षण द्वारा उसकी मानसिक अनुभूति दोनों का अध्ययन किया जाता है, इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, नियंत्रित अवस्था में किया जाता है यह विधि, इसलिए इसका परिणाम और निष्कर्ष अत्यधिक सही होता है और वैध और विश्वसनीय होता है। दूसरी विशेषता। तीसरी, इस विधि का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है, जब परिस्थिति को जब और जितनी बार चाहें हुबहू दोहरा सकते हैं, उसको पुनरावृत्ति कर सकते हैं, और परिणाम क्या होगा, सत्यता की जो बार बार जांच कर सकते हैं, इसकी क्या है, ये इसकी तीसरी विशेषता है। बार बार हम कहते हैं सत्यता की हम जांच कर सकते हैं, बार बार उसको हम दे सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, और वही हमें परिणाम मिलेगा, वो सत्यता कहलाता है। सत्यता मतलब जो बार प्रक्रिया करना और वही परिणाम आना, वो सत्यता कहलाता है, सत्यापित करना। अगला आता है प्रयोगात्मक विधि। अगली विशेषता, चौथी विषय की विशेषता है कि जो गुण है वह प्रयोगात्मक गुण, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, विशेषता की नहीं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त प्रदत्त गुणात्मक और परिणात्मक, गुणात्मक मतलब क्वालिटी और परिणात्मक मतलब रिजल्ट, दोनों प्रकार के इसमें होते हैं। इसमें गुणात्मक क्वालिटी भी आती है और इसमें परिणाम रिजल्ट भी बात आती है। पांचवें, इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम को अधिक विश्वसनीय और सार्थक बनाने हेतु समान अवस्था में एक से अधिक व्यक्तियों पर प्रयोग किया जा सकता है। छठी विशेषता, इस विधि का प्रयोग सामान्य बच्चे में, प्रौढ़ में, नवीन, प्रौढ़, बूढ़े सभी प्रकार के व्यक्तियों या पशुओं पर इसकी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के अध्ययन हेतु किया जाता है। इसे हम व्यापकता का उसमें गुण होता है, यह हम कह सकते हैं, व्यापकता का गुण इसमें होता है, इसकी छठी विशेषता। सातवां, यह सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है, सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है,
क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधि के सारे गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसमें विज्ञान में क्या होता है, कार्य और कारण की खोज होता है, और वहां पर क्या होना चाहिए, प्रकृति के गुण मतलब तत्व होने चाहिए, इसलिए इसकी वैज्ञानिक विधि होगी। कुछ पदार्थ होना, कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए, वैज्ञानिक कुछ उपकरण होना चाहिए, उस हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। अंतिम विशेषता इसकी है, अंतिम गुण इसका है कि इस विधि की महत्ता इससे भी प्रमाणित होती है कि किसी भी सिद्धांत विचार के पक्ष में चाहे जितने भी प्रमाण हो या सिद्धांत विचार तब तक प्रमाणित नहीं होता, तब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं जब तक कि वह एक मत नहीं हो जाए, जब तक कि प्रयोगात्मक करने का उसमें एक मत नहीं मिले तब तक। लिमिटेशन, सीमा इसकी जो है, इसकी सीमा जो है, इसकी लिमिटेशन जो है, इसका जो हम बता रहे हैं दोष जो है, इसके दोष 5 हैं। 5 दोष कौन कौन से हैं, और यहीं पर इस 5 दोष को पूर्ण करते हुए यहाँ पर क्या इकाई पूर्ण हो जाएगी। 5 दोष, पहला दोष है प्रयोगशाला में प्रयोगकर्ता द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई परिस्थितियों में किया जाता है, यह अस्वाभाविक बात हो जाती है, यह स्वभाव के विपरीत हो जाती है, अस्वाभाविक हो जाती है। पहली सीमा, पहली लिमिटेशन। दूसरी, सभी प्रकार के प्रयोग मनुष्य पर नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? न तो आवश्यकता के अनुसार भी प्रयोग हेतु आसानी से उपलब्ध होते हैं, और नहीं पूरी सफलता के साथ उसमें नियंत्रित ही किया जा सकता है। तो इसकी उपयोगिता क्या होती है, सीमित होती है। दूसरी इसका क्या है, लिमिटेशन, सीमा। तीसरी, मनुष्य की सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन संभव नहीं है। ये स्वप्न हो गया, अचेतन मानसिक प्रक्रियाएं हो गई, ये अध्ययन क्या है, प्रयोगशाला में संभव नहीं हो पाता है। इसकी तीसरी लिमिटेशन, तीसरी सीमा। चौथी, इस विधि द्वारा क्या होता है, हर प्रकार की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में सृजित नहीं किया जा सकता है। भीड़, औद्योगिक शांति, जनमत प्रचार आदि की परिस्थितियां होती जो प्रयोगशाला में नहीं हो पाएंगी। पांचवी है कि इसमें इस विधि द्वारा एक और कठिनाई इसमें आती है कि इसमें क्या होता है, खर्चीली बहुत होता है। दक्ष और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसमें दक्ष और प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, ये इसकी 5वीं विशेषता है। और यही पर क्या है, इकाई पूर्ण हो जाती है। अंतर्निरीक्षण में होता है जब व्यक्ति अपनी ही मानसिक क्रियाओं को स्वयं निरीक्षण करता है, खुद वहां पर निरीक्षण करने वाला हो जाता है, वो क्या कहलाता है, अंतर्निरीक्षण कहलाता है। अनुनिरीक्षण वाला किसी मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण उसी समय न करके जब वह क्रिया समाप्त हो जाती है तब करता है, उसको अनुनिरीक्षण करते हैं। प्रयोग करता है कि किसी नियंत्रित परिस्थिति में क्या क्या क्रमबद्ध निरीक्षण ही प्रयोग कहलाता है। परिवर्तन मतलब चर किसे कहते हैं, वातावरण में उपस्थित हुए सभी वस्तुएं, परिस्थितियां, घटनाएं जो सदा एक जैसी स्थिति में नहीं रहती हैं, परिवर्तन रहती हैं। प्रकृति के अंदर भी परिवर्तन का चर गुण होता है, परिवर्तनशील रहती है प्रकृति, परिवर्तन चर कहलाती है। तो प्रकृति का गुण भी क्या है, प्रकृति का स्वभाव भी क्या है, मन का स्वभाव भी क्या है, चंचल होना, चंचल मतलब चर होना तथा परिवर्तन होना। ये पर क्या है, इकाई पूर्ण होती है। प्रश्न पूछे थे यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे हैं। 8 प्रश्न पूछा है कि अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं, किसी वैज्ञानिक विधि की विशेषता बताइए। अवलोकन क्या है, सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है। तीसरा है मनोविज्ञान के अध्ययन में अंतर्निरीक्षण विधि का उपयोग नितांत आवश्यक है, इस कथन की पुष्टि करो। चौथी है वस्तु निरीक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि से गुण और दोष का वर्णन करो। 5वां है अंतरिक्षण विधि के गुण और दोष प्रकार डालिए। 6ठा है मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के स्वरूप गुण दोषों की विवेचना कीजिए। 6ठा है परिवर्तनाचार क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार का वर्णन, इसके प्रकार है, इसको वर्णन करो। विभिन्न प्रकार वर्ण वही है, आश्रित, स्वतंत्र और संगत, इनको वर्णन करो। और अंत्य प्रश्न है कि अंतर स्पष्ट करो स्वतंत्र चर और आश्रित चर पर, और अंतर्निरीक्षण विधि और अनुनिरीक्षण विधि पर। अंतर्निरीक्षण और अनुनिरीक्षण, अंतर्निरीक्षण मतलब क्या, हमने कहा कि अपना ही खुद का निरीक्षण करना, वो अंतरिक्षण कहलाता है। अनुनिरीक्षण किसी मानसिक क्रिया का निरीक्षण उसी समय करके न करके जब क्रिया समाप्त हो जाती है तब करना, जब घटना हो जाती तब करना, ये अनुनिरीक्षण करना। मतलब जिसमें मतलब कोई घटना हो, दांत दर्द होना प्रारंभ करता है उस समय ही उसका निरीक्षण न करना। जब दांत सब शुरू हो जाता है तब बात बना, हाँ मैं दांत दर्द हो रहा, तब फिर उसको देखना। जब डॉक्टर बाद में देखता है तो डॉक्टर जो जब देखता है वो अनुनिरीक्षण कहलाता है। लेकिन जिसमें दांत दर्द उसी समय जो हम देख रहे हैं तो वो अंतर्निरीक्षण कहलाएगा, उसी समय को देखना वो अंतर्निरीक्षण। और उसके बाद डॉक्टर जो उसका देखते कि हाँ दांत दर्द में क्या हो रहा है, दांत दर्द हो चुका, घटना हो चुकी है, उसके बाद जो वो कहलाता है वो अनुनिरीक्षण कहलाता है। तो डॉक्टर जो देखते हैं वो अनुनिरीक्षण करते हैं, और जिस समय जो हमारे दुख प्रारंभ जो होता है उस समय जो हम निरीक्षण कर रहे हो तो वो अंतर्निरीक्षण कहलाता है। यही पर इकाई पूर्ण। तीसरी इकाई है तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम क्या है, आइए समझे इसको। तंत्रिका तंत्र तीसरी इकाई है, और आज की पाठशाला को विराम देंगे, अंतिम इकाई इसे समझेंगे। 2 इकाई हमें लेनी थी, अंतिम इकाई तीसरी इकाई इसमें आता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को आइए समझते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है, इकाई का नाम दिया है केंद्रीय स्वचालित मस्तिष्क की संरचना, कार्य, मस्तिष्क के स्थानीयकृत और सामूहिक क्रिया सिद्धांत दिए हैं। प्रस्तावना, उद्देश्य, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत 2 बातें, स्नायु कोश प्रकार, संधि स्तर। तंत्रिका कोशिका मतलब तंत्रिका
कोशिका को स्नायु कोश भी कहते हैं। पहले तंत्रिका कोशिका कहो या स्नायु कोश के कहो, प्रकार को समझेंगे, फिर संधि स्थल को देखेंगे। उसके बाद फिर तंत्रिका तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत तीन बातें। पहली सुषुम्ना, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा मस्तिष्क के सिद्धांत। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चुका है। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वतः चालित खुद को चलने वाली। इसके अंदर दो बातें आती हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र। फिर सारांश, शब्दावली, शोभनांक के प्रश्न होंगे, संदर्भ के अंदर सूची होगी, निबंधात्मक प्रश्न होगा। प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय और स्वचालित तंत्रिका तंत्र के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न। अब यहां पर आता है प्रस्तावना में हम बात करेंगे मनुष्य एक जीव जगत का क्या है, श्रेष्ठतम प्राणी है। इसलिए इसमें ऋषि महर्षि कहते हैं कि मनुष्य शरीर क्या है, मोक्ष का द्वार है। क्यों? क्योंकि जीव जगत में श्रेष्ठ मतलब क्या है, उच्चतम मतलब श्रेष्ठ प्राणी है। उद्देश्य यहां पर दिया है, 4 उद्देश्यों लेकर बात करेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है, आइए इसको समझें। तंत्रिका तंत्र में नर्वस सिस्टम में क्या है, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण का अभियोजन करता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है, कुछ काम करता है, कुछ क्रिया करता है। पर्यावरण के साथ से कुछ क्रिया करता है, कुछ कर्म करता है। अभियोजन करना मतलब कर्म करना। 3 प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं। किसी प्रकार की क्रिया को, अगर कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, उसको पूर्ण करने के लिए, उसको संपादन करने के लिए हमें 3 प्रकार के यहाँ पर साधन होते हैं। पहला होता है पर्यावरण के साथ अभियोजन करना। पर्यावरण के साथ अभियोजन करने के लिए हमें किसी भी जीव को पर्यावरण में होने वाले सभी परिवर्तनों का ज्ञान होता है, अन्यथा उसे अभियोजन करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। तो 3 साधन होते हैं। पहला होता है ग्राहक कोश, दूसरा होता है तंत्रिका कोशिका या प्रवाहक कोश। हमने कह रहे हैं कि कोई भी काम को प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण का अभियोजन करता है, कुछ कृत्य करता है, कुछ क्रियाएं करता है। उस क्रिया करने के लिए, कोई भी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए 3 साधन हमारे पास होते हैं। पहला होता है, जो पहला साधन है वो है ग्राहक कोश होता है। ऐसा काम जो किससे संबंधित हो, ग्राहक कोश से संबंधित हो। दूसरा साधन जो क्या हो, तंत्रिका कोशिका अर्थात प्रवाहक कोश से संबंधित हो। तीसरी है कि प्रवाहक कोश, हमने दूसरा कहा। तीसरा होता है प्रभावक कोश। प्रवाहक और प्रभावक, प्रवाह मैंने होता है बहना, और प्रभाव मतलब उस बहने से क्या हमारा इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारी क्रिया हो रही है। तो प्रवाहक दूसरा कोश हो गया, तीसरा होता है प्रभावक कोश। तो पहला हुआ ग्राहक कोश, दूसरा हुआ प्रवाहक कोश, तीसरा हुआ प्रभावक कोश। 3 क्या होते हैं, 3 तंत्रिका में 3 साधन की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का, जो तंत्रिका हम तंत्र कह रहे हैं, जो सिस्टम कह रहे हैं, जो नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, वो क्या है तंत्रिका के कोशिकाओं के, सेल्सों के संगठित तंत्र है। अगर हमसे कहेंगे शरीर क्या है, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे हाथ, कान, नाक, मुंह इत्यादि जोड़ का हम क्या है, पूरा इनको संगठन करते हैं, इनको एक मिलाते हैं, इकट्ठा जो जोड़ है उसको हम शरीर कहते हैं। ऐसे तंत्रिका तंत्र भी क्या होता है, कोशिकाओं का जोड़ होता है। सेल्सों के क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन जो होता है उसको हम कहते हैं। ऐसे तंत्र को जिसमें क्या हो, कोशिकाओं का संगठन बना हुआ हो। जैसे हम कहते हैं लकड़ी का गट्ठा कहते हैं, तो उसमें जो लकड़ी है उसका सब एक संगठित हुए हैं, तो एक गट्ठा कहलाया। इसको सेट कह देते हैं। साबुन का 4 पांव होते, सेट होता है, तो ऐसे संगठन होता है। तो ऐसे तंत्र का क्या है, सेट जो होता है, सेट बनता है, जो संगठन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है। तो ऐसा जो तंत्र जो कहलाएगा, वो तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहेंगे। वो सिस्टम जो बना, इस सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र सबसे जटिल होता है। क्यों? अन्य जीवों की अपेक्षा तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक इसमें होती है, इसलिए क्या है, जटिल होता है। अन्य जीवों की अपेक्षा तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं की संख्या जो है वो सबसे अधिक मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में, मनुष्य के नर्वस सिस्टम में होती है, इसलिए यह सबसे जटिल होता है।
तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए हमें तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या होती है, उसकी रचना कैसे होती है, उसका कार्य क्या होता है, ये हमारे लिए पहले महत्वपूर्ण जानना अनिवार्य हो जाता है। इसी को समझाने के लिए हम पहले इसको समझेंगे, उसका फिर तंत्रिका तंत्र क्या है, तब जाके तंत्रिका नर्वस सिस्टम हमें समझ में आएगा। अर्थात शरीर को समझने से पहले हमें एक हिस्सा जो एक पदार्थ होता है वो समझना होगा, एक हिस्सा जो चेतन होता है उसको समझना होगा, एक हिस्सा जो हमारा दोनों के बीच संबंध करता मन को समझना होगा, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि शरीर क्या होता है। रथ क्या है, रथ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पहिया क्या होता है, फिर उसमें घोड़े भी होते हैं, ये हमें अलग अलग समझना होगा, तब जाके हम रथ को समझ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी तंत्रिका तंत्र को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, उससे छोटे जो जिस चीज से बन के मिलकर बना हुआ है। अब भवन को समझना है तो भवन को समझने क्या समझना पड़ेगा हमको, भवन को जो बना है उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसमें ईंट लगते हैं, अच्छा ईंट लगते हैं, अच्छा जी, उसमें रेता होती है, अच्छा रेता, उसमें सीमेंट होता है, सीमेंट होता है, अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ हमें समझना होगा। तो घर में दीवार वही होती है, उसमें लोहा भी पड़ता है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। धन्यवाद। तो उसी को समझते हैं पहले, छोटे छोटे जो जिससे बना है उसको छोटे छोटे भाग को, महल बना है, भवन बना है, ईंट को समझ रहे हैं, रेता बजरी को समझेंगे, तो उसका भी एक समय तो कि हमने मिलकर फिट कर दिया तो वो भवन बन गया, घर बन गया। ऐसे यहाँ पर भी तंत्रिका तंत्र कैसे बना है उसको छोटे छोटे भाग को समझते हैं, एलिमेंटों को, छोटे छोटे हिस्से हैं उसको समझते हैं, अवयव को समझते हैं। पहला तंत्रिका कोशिका था, स्नायु कोश को समझते हैं। स्नायु कोश किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र चूंकि अनेक तंत्रिका कोशिकाओं, तंत्रिका और तंत्रिका तंतुओं की एक क्या है, संगठित अव्यवस्था है, जिसमें न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका। अब हम तंत्रिका कोशिका तो कह रहे हैं, तंत्रिका कोशिका को स्नायु कोश भी कहते हैं। तो इस तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोश की को हम न्यूरॉन कहते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूरॉन। अर्थात तंत्रिका कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन उसको हम कहते हैं, को हम तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई हम कहते हैं। ये हमें समझना है। अब तंत्रिका कोश के 3 भाग होते हैं। पहला हमने कहा कि जो हम तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन जो हमारा है, न्यूरॉन जो है, जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका का जो नाम हमने न्यूरॉन दिया है, इसको हम स्नायु कोश भी कहते हैं। स्नायु कोश को या तंत्रिका कोशिका को या न्यूरॉन को, इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है शाखिकाएं या शिखा तंतु होता है, दूसरा कोशिका शरीर, तीसरा अक्षतंतु। 3 इसके भाग होते हैं। ये यहाँ पिक्चर में, यहाँ पर तस्वीर में, यहाँ चित्र में दिया हुआ है। शाखिकाएं क्या होती हैं? शाखा जैसे वृक्ष का होता है वैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये शाखाएं ये कहलाती हैं। इस चित्र में जो दिया हुआ है ये शाखाएं। दूसरा कोशिका शरीर, वही है। अक्षतंतु क्या होता है? ये यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इसको संक्षिप्त में समझें। शाखाएं क्या होती हैं? अपने शाखाओं से ज्ञानेंद्रियों पर उत्तेजना के प्रभाव से उत्पन्न आवेग को ग्रहण करती है। दूसरा कोशिका शरीर होता है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक कोशिका शरीर होता है। कोशिका शरीर को हम जीव कोश भी कहते हैं। तीसरा होता है अक्षतंतु, मुख्य तंतु। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक लंबी शाखा होती है जिसे हम अक्षतंतु कहते हैं। जो रखा है पूरा ये अक्षतंतु है। ये पिक्चर में समझ में आ जा रहा है, बात ख्याल में आ गई। संक्षिप्त में करेंगे, तो विस्तार से बात नहीं हो पाएगी। अगर आता है तंत्रिका तंत्र, अब आता है शिखा तंतु और शिखा मुख्य या अक्षतंतु में क्या अंतर होता है? इनमें एक ही अंतर यह होता है कि स्नायु कोश में शिखा तंतु अनेक होते हैं, जबकि मुख्य जो अर्थात जो अक्षतंतु है उसमें केवल एक होता है। ये इसके पहले अंतर है, शिखा तंतु और अक्षतंतु। शिखा तंतु और अक्षतंतु जो है उसमें अंतर हम समझ रहे हैं। यहाँ पर दिया तो है नहीं, यहाँ पर मैंने बनाया था क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, तो यहाँ पर दिया हुआ है। अब शिखा तंतु है और अक्षतंतु है। हमने कहा कि तंत्रिका कोशिका के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। 3 भाग के में पहला, दूसरा, तीसरा शाखाएं, शिखा तंतु, कोशिका शरीर और अक्षतंतु होता है। तो ये शिखा तंतु, शाखाएं और अक्षतंतु में अंतर बता रहे हैं। अंतर क्या है इसमें? स्नायु कोश में शिखा तंतु अनेक होते हैं, जबकि मुख्य तंतु एक ही होता है। शिखा तंतु में अनेक उपशाखाएं होती हैं, लेकिन अक्षतंतु में कोई भी उपशाखा नहीं होती है। ये इसकी विशेषता है। शिखा तंतु और कोशिका शरीर के भूरे रंग का पदार्थ निश्चल, जिस पदार्थ का नाम है उसका नाम दिया है निश्चल पाया जाता है। अगला इसके प्रकार में ये समझे। प्रकार क्या है? महत्वपूर्ण बात सूचना रखें। सबसे तंत्रिका तंत्र जो है अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य की जटिल इसलिए है, क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर में अनुमानतः 12 अरब स्नायु कोशिका पाई जाती हैं। 12 अरब।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 12 के पीछे 9 जीरो, और 3 को बोलते हैं मिलियन, 9 को बोलते हैं बिलियन, 12 को बोलते हैं ट्रिलियन, 15 को बोलते हैं क्वार्टिलियम, लेकिन 9 है यानी कि बिलियन, यानी कि 12 बिलियन क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। इसको 12 अरब अर्थात 12 बिलियन अरब स्नायु कोशिका होती थी, छोटी सेल्स होती है, उसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम तंत्रिका तंत्र में इतना सारा होता है, इसलिए जटिल प्रक्रिया है जी अन्य प्राणियों की अपेक्षा। 3 प्रकार इसमें स्नायु कोष के 3 प्रकार होते हैं। संवेदी स्नायु कोष पहला, दूसरा गति स्नायु कोष, तीसरा साहचर्य अर्थात, साहचर्य मतलब क्या होता है, साहचर्य मतलब उनका मध्यस्थ जो है, जो संवेदी और गति स्नायु कोष, संवेदी स्नायु कोष और गति स्नायु कोष के मध्य जो हो साहचर्य कहलाता है, मध्यस्थ जो। उसके बाद आता है पहला प्रकार, इसमें अगला है संधि स्थल। मानव शरीर में लाखों की संख्या में तंत्रिकाएं बिखरी हुई हैं। ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न संवेदना को, सेंसरी को, आवेग को मस्तिष्क से गति आवेग को कर्मेंद्रियों में पहुंचाती है। तंत्रिका आवेग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के क्रम में अनेक तंत्रिकाएं क्रियाशील होती हैं। संधि स्थल क्या होता है, संधि और स्थल, स्थल मतलब स्थान हो गया, संधि मतलब जहां पर मिलते हैं, उसको संधि स्थल कहते हैं। संधि स्थल का मुख्य कार्य होता है आवेग का संचरण करना होता है। यह शक्तिशाली आवेग को आगे भेजता है, कमजोर आवेग को रोकर उसको शक्तिशाली बनाने का काम करने के लिए फिर पुनः वहीं भेज देता है। ये यहाँ पर इसका काम होता है संधि स्थल का होता है। ये पिक्चर में दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया तस्वीर में, चित्र में। अगला क्रम आता है केंद्रिका तंत्र। इसका जो पहला भाग आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसको समझ रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है और दूसरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। केंद्रीय तंत्र का मानव शरीर का सर्वाधिक सुरक्षित भाग है, सुषुम्ना और मस्तिष्क से मिलकर बना हुआ है। ये इनके 2 भाग होते हैं। पहला सुषुम्ना या मेरुरज्जु होता है। यह अमेरुरज्जु सुषुम्ना या मेरुरज्जु क्या होता है, यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होता है। रीढ़ की हड्डी के भीतर केंद्रीय स्नायुमंडल का एक लंबा भाग होता है जिसे हम सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहते हैं। ये जो है रीढ़ की हड्डी, इसको मेरुरज्जु कहते हैं। विद्यापीठ, आपने कभी नाम सुना होगा, विद्यापीठ, हम भी कहते हैं पीठ है ये। तो ऐसे ही जैसे शरीर के लिए पूरा हमारा पीठ, रीढ़, हमारा जो पीठ है वो कौन, पीठ का पूरा जो हमारा जो है नर्वस सुषुम्ना अर्थात रीढ़ की हड्डी पर होता है पूरा। इस पर हमारा क्या अन्य जो हमारे पूरा मुख्य शाखा जो है इस पर आधा शरीर का है, आधा शरीर का ये भाग क्या है, इस पे बना टिका पड़ा है इससे बल पर। ऐसे ही विद्यापीठ मतलब जो है जो जहां पर क्या है विद्या ही पीठ है, विद्यापीठ इसको हमने कहा। पीठ का मतलब उससे जोड़ने का प्रयास होने का, जिन व्यक्ति ने भी कहा बहुत महत्वपूर्ण शब्द ने उपयोग किया। विद्यापीठ का मतलब क्या होता है, ये होता है इसका मतलब। उसको समझने के लिए रीढ़ की हड्डी को समझना पड़ेगा। जैसे हमारा शरीर का रीढ़ का हड्डी पूरा अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसमें थोड़ा चोट पटक हुई तो फिर हमारा अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। पर रीढ़ की हड्डी पर हमारा पूरा शरीर का हमारा होता है कंट्रोल होता है। इसलिए केंद्र तंत्रिका तो बता दिया। रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़े होते हैं, ये हमें ख्याल रखना जी। 2 कार्य होते हैं, मस्तिष्क का सीधा संबंधित सिर और सिर के प्रदेश के विभिन्न अंगों के साथ होता है। दूसरा होता है इसका 2 कार्य, पहला कार्य। दूसरा कार्य होता है प्रतिवर्त क्रियाओं, अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं, जन्मजात और सहज होती हैं। किसी उत्तेजना के संपर्क में आते ही अपने आप होती हैं, प्रतीत होती हैं। किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ते ही हाथ का पीछे खींच लेना, आंसू का निकलना, आंखों में धूल कण पड़ते ही नेत्रों का बंद हो जाना, ये क्या है सर, दूसरी क्रियाएं प्रविवर्त क्रियाएं कहलाती हैं। कुछ भाग होते हैं, पहला ग्राहक या ग्राहक केंद्रियों पर, दूसरा ज्ञानवादी या संवेदी स्नायु, तीसरा सुषुम्ना, चौथा साहचर्य स्नायु, 5वां गतिवायु स्नायु, छठा प्रवाह या कर्मेंद्रियां, छठा मांसपेशियां या पिंड। अगला क्रम आता है मस्तिष्क, किसे कहते हैं, यह केंद्रीय तंत्रिका का एक प्रमुख भाग होता है। मस्तिष्क एक अत्यंत जटिल और नाजुक संरचना है। मस्तिष्क की रचना में अरबों स्नायु से हुई है। हमने कहा था कि 12 अरब, 12 बिलियन, 12 बिलियन सेल्स, 12 अरब स्नायु से बना हुआ था हमारा मस्तिष्क की संरचना जो होती है, जो हमारे स्ट्रक्चर होता है इसकी।
और मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? औसतन वजन 2 से 3 पाउंड होता है। संपूर्ण शरीर के 90% से अधिक स्नायु कोश केवल मस्तिष्क में होते हैं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। मस्तिष्क क्या है? 3 इसके भाग होते हैं, पृष्ठ मस्तिष्क, मध्य और अग्र मस्तिष्क होता है। पृष्ठ मस्तिष्क के अंदर कुछ 2-3 भाग होते हैं। पहला सुषुम्ना शीर्ष होता है, 2 मुख्य कार्य इसके होते हैं। दूसरा इसका फिर सेतु होता है। तीसरा लघु मस्तिष्क होता है। फिर उसके बाद फिर दूसरा, ये तो हमने कहा कि पृष्ठ मस्तिष्क, जिनके 3 भाग होते हैं, पृष्ठ मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क होता है। पृष्ठ मतलब पीछे, मध्य मतलब मध्य का, अग्र मतलब आगे का। तो मध्य के अंदर हमने 2 भाग कहा, 3 भाग हमने कहा। 3 भाग में हमने कहा कि पहले सुषुम्ना शीर्ष होता है, दूसरा सेतु, तीसरा लघु मस्तिष्क होता है। ये पृष्ठ मस्तिष्क की बात की। उसके बाद मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। इसमें क्या है? जो मध्यस्थ हो, इसके भी 2 भाग होते हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह, 2 सतह होते हैं। इसके बाद फिर तीसरा भाग आता है मस्तिष्क का, ब्रेन का तीसरा हिस्सा आता है अग्र मस्तिष्क। इसमें भी 2 भाग होते हैं। पहला थैलेमस होता है, दूसरा हाइपोथैलेमस होता है। इसके भी जो हाइपोथैलेमस है, इसके भी 2 भाग होते हैं। पहले पीछे और बगल का भाग था परवर्ती भाग, अग्रवर्ती। परवर्ती और अग्रवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है पीछे और बगल का भाग, पीछे और बगल का भाग। अग्रवर्ती मतलब आगे का और ठीक बीच का भाग। ये दूसरे से भाग होते हैं। तीसरा भाग होता है अवयवी तंत्र। चौथा होता है बृहद मस्तिष्क। और उसके बाद जो हम बता रहे हैं कि इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होते हैं, इसमें 4 खंड होते हैं, अग्रखंड, मध्यखंड, शंखखंड, पृष्ठखंड। सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी दो क्षेत्र उसमें होते हैं। पहला प्रक्षेपण क्षेत्र, दूसरा साहचर्य क्षेत्र होता है। प्रक्षेपण क्षेत्र किसे कहते हैं? साहचर्य क्षेत्र कैसे कहते हैं, इस बार समझे। दूसरा कॉर्टेक्स की क्रियाएं होती हैं, 3 प्रधान क्रियाएं, ज्ञानवाही क्रियाएं होती हैं, गतिवाही क्रियाएं होती हैं और साहचर्य क्रियाएं होती हैं। मतलब ज्ञान, गति और साहचर्य, मतलब ज्ञान और गति के मध्यस्थ जो वो क्या है? साहचर्य क्रिया कहलाती है। ये 2 बातें यहाँ पर दी है। आप कहेंगे ज्ञानवाही या संवेदी क्रियाओं के अंतर्गत हमें 2-3 बातें ख्याल रखते हैं। स्वाद या ग्रहण संबंधी ज्ञान अनुभव होते हैं, दृष्टि संबंधी में अनुभव होते हैं, श्रवण संबंधी कुछ अनुभव होते हैं। ये क्या है? ज्ञानवादी के अंदर। गतिवादी में क्या होता है? जो गति से संबंधित जो होते हैं। साहचर्य मतलब जो इन दोनों के मध्यस्थ जो होता है। फिर मस्तिष्क के सिद्धांत, 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्थानीयकृत सिद्धांत, दूसरा सामूहिक क्रिया सिद्धांत होता है। स्थानीयकृत सिद्धांत क्या है, सामूहिक क्रिया सिद्धांत क्या है, यहाँ पर दिया गया है, पूरा विस्तार से समझ लेंगे इसको। फिर यहीं पर कैसे के माध्यम से यहाँ पर कुछ 2-3 बातें बताई हैं, उदाहरण के माध्यम से बताया है। इनके दोनों सिद्धांतों को बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। फिर इसके बाद अगला आता है स्वचालित स्नायु तंत्र। पहला भाग हमने कहा कि इसके पहला भाग को हमने बोला था स्नायु केंद्रीय, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र के नर्वस सिस्टम का दूसरा जो भाग है उसको समझें। ऑटोमेटिक, जो स्वतः ही चलने वाला है होता है। इसके बीच में क्या है? 2 वर्गों में इसको मैं विभाजित कहा है। अनुकंपी या सहानुभूति मंडल कहा, तंत्र कहा। दूसरा होता है अनुकंपी या सहानुभूति, दूसरा होता है सहानुकंपी या उप सहानुभूति मंडल होता है। अनुकंपी तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य के इस तंत्र में 22 जोड़े अनुकंपी कोशिका पिंड सुषुम्ना के समांतर ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित होते हैं। ये बात यहाँ पर समझाने का क्या है। उसके बाद आता है सहानुकंपी तंत्र का तंत्र होता है। अनुकंपी का अंतर हमने कहा कि 2 बातें होती हैं। ये बताने का प्रयास क्या है, और यहीं पर बात फिर 2-3 बातें बताई, यहीं पर बात को उन्होंने पूर्ण कर दिया है। और यहीं पर क्या है, ये पाठ पूर्ण होता है। सारांश में कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी इकाई को और पाठशाला को विराम देंगे। तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला तंत्रिका कोशों का संगठित होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, जो वातावरण के साथ अभियोजन करता है, मतलब कुछ क्रियाएं स्थापित करने के लिए में सहायता हमें करता है, प्रदान करता है। कौन काम करता है? हमारा तंत्रिका तंत्र करता है, नर्वस सिस्टम करता है। दूसरी बात ख्याल रखनी है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है, जिससे हमने कहा था कि कोशिका। जैसे हमने कहा कि भवन बनाना है, उसकी छोटी इकाई क्या है? ईंट है, पत्थर है, ये चीज है इकाइयां। ऐसे हमारे शरीर के जो मुख्य तो रोल ईंट का होता है, इसलिए पत्थर का होता है, इसलिए हम ईंट कह सकते हैं या पत्थर कह सकते हैं। ऐसे ही तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है, कोशिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका होता है, या इसको हम स्नायु कोश भी हम कहते हैं। 3 भाग शिका तंतु, कोशिका शरीर और अक्षतंतु, उसके 3 भाग होते हैं।
केंद्रीय तंत्रिका का मतलब होता है तंत्र का निर्माण सुषुम्ना मस्तिष्क से मिलकर होता है। शरीर के इसी भाग से परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा बाहर उत्तेजना की संवेदना स्नायु प्रभाव पहुंचते हैं और गति स्नायु प्रभाग यही से मिलकर निकलकर प्रभाव को पहुंचते हैं, तभी व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया कर पाता है। हम कोई भी क्रिया ऐसे ही नहीं कर देते हैं, वहां पर छोटी छोटी क्रियाओं, छोटी छोटी स्नायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे स्नायु प्रभाव जो कोशिका उसके कारण हम क्या करते हैं, उन प्रभावों को वहां तक पहुंचता है, तब जाके हम करते हैं व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया करता है। अब कान के सुनने में भी क्या है, कुछ संवेदनाएं जाएंगी तब जाके हम सुन पाते हैं। थोड़ा देर में कुछ कान अगर हम नहीं सुनते हैं, कुछ कहा नहीं, ऐसे कहते हैं, आवाज ही नहीं आती है। ऐसी आंख की होते हैं, आंख में जो कुछ नहीं, तो कोई कोशिका कमजोर पड़ जाता है, चश्मा लाना पड़ेगा है पढ़ने के लिए। एक कोशिका थोड़ा उसमें विकृति हुआ, उतना बड़ा परिणाम शरीर में आ जाता है कि हमें आंखों में दिखाई नहीं देती है। 25 सेंटीमीटर के बाद फिर हमें दिखाई नहीं देगा, उसके आगे कुछ दिखता है। कभी गर्मी में देखेंगे तो ऐसे देखना पड़ता है, कोई दिख रहा है ऐसे। तो ये क्या है, सब कुछ कुछ स्नायु की यहाँ पर क्या होती है, उनकी अनुपस्थिति में वो चीज हम नहीं देख पाते हैं। एक छोटी सी स्नायु कोशिका अगर अनुपस्थित रही तो बहुत बड़ा शरीर में बीमारी हो, इसको नाम बीमारी है। कोई और काम हम उसको नहीं कर पाते हैं, फिर हमें आंख में हमारी रोशनी चली जाती है, कहते हैं। तो इसमें स्नायु क्या हो गया, कुछ विकृत हो चुका है, इसलिए हम कोई चीज़ कुछ नहीं देख पा रहे हैं। उसके लिए हमें फिर दूसरा साधन लगाना पड़ता है, जिसका नाम चश्मा है या कुछ अन्य, वो लगाना पड़ता है, तो तब जाकर हमें दिखाई देता है। यही बात हमें बताने का प्रयास किया है। शब्दावली दी है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मानव शरीर में पाए जाने वाला तंत्रिका कोशिकाओं का, तंत्रिका के कोशिका का मतलब शरीर के अंग हम कहते हैं, शरीर अंग कहते हैं, तो अंग कहेंगे तो अंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन शरीर अंग कहते हैं। जैसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका का हिस्सा मतलब, कोशिका मतलब हिस्सा मतलब छोटा इकाई। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तंत्रिका कोशिका के, तंत्रिका कोशिका को हो या स्नायु कोष को हो, उनका क्या होता है, एक संगठित क्या होता है, एक मिला जुला क्या होता है, एक तंत्र होता है, उसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्नायु कोष क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होता है, जैसे भवन का एक छोटी इकाई ईंट है, ऐसी ही, जिसको हम स्नायु कोष भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र क्या है, संरचनात्मक इकाई है, हमें ख्याल रखना, इसका स्ट्रक्चर वाली है, संरचनात्मक इकाई है, ये हमें ख्याल रहना चाहिए। संधि स्थल मतलब होता है जहां पर मिलना, ऐसा जगह जहां पर मिलन होता हो, ऐसा स्थान जहां पर स्नायु कोषों का आकर मिलती हैं। तंत्रिका तंत्र की अक्षतंतु और दूसरी शिखातंतु आपस में मिलती हैं। अब कौन मिलता है वहां पर, अक्षतंतु और शिखातंतु जहां पर मिलती हैं, उसको हम संधि स्थल कहते हैं। महासंयोग कहते हैं, वृहद मस्तिष्क के दोनों अर्धखंडों को मिलाने वाले ज्ञानवाही और गतिवाही तंतुओं के समूह को महासंयोजक कहते हैं। 100 मूल्यांकित तो प्रश्न दिए गए हैं, संदर्भ के अंदर सूची दी है। निम्नलिखित प्रश्न पूछा है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, प्राणी के अभियोजन में इसकी क्या भूमिका होती है, पहला प्रश्न पूछा है। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य प्रकार डालिए। तीसरा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना कार्य समझाइए। चौथा प्रश्न है, मस्तिष्क की क्रियाओं के संबंध में स्थानीयकृत और सामूहिक क्रिया सिद्धांत का अवलोकन आलोचनात्मक परीक्षण करें। पांचवा है, स्वचालित तंत्रिका तंत्र की रचना कार्य का वर्णन करें, टिप्पणी करें संधि स्थल पर, सुषुम्ना पर, महासंयोजक पर और सहज क्रिया पर। यहीं पर इकाई पूर्ण होती है। कल की इकाई में चौथी इकाई में प्रवेश करेंगे और दूसरे खंड में प्रवेश करेंगे। और दूसरा खंड का नाम है, उस खंड का नाम दिया है संवेदना प्रत्यक्षीकरण, सेंसरी और परसेप्चुअल के बारे में समझने का प्रयास हम कल से दूसरी इकाई में, चौथी इकाई में और खंड दूसरे में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में सेंसरी और परसेप्चुअल की ओर प्रवेश करेंगे। यहीं पर इकाई को विराम देते हैं। मानना नहीं है, जानना है, आनंद महोत्सव जीवन जीना है, बस एक अभिनय करना है। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांति प्रति सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।